डिस्क्लेमर: ये सामग्री केवल मनोरंजन, समीक्षा और व्याख्या के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां उनके संबंधित मूल रचनाकारों के संपत्ति है। हमारी किसी भी प्रकार की कॉपीराइट उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी स्वामी को इस सामग्री पर कोई आपत्ति हो, तो कृपया इसमें हमसे संपर्क करें। हम आवश्यक सुधार या सामग्री हटाने की कार्रवाई करेंगे। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है, तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। डिस्क्लेमर: ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियां प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। कुछ दिनों के प्रयास और गलतियों के बाद चू जुबान को आखिरकार यह पता चल गया कि अपने क्षेत्र के भीतर दुश्मन को प्रभावित करने के लिए समय तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए। दिव्य आत्मा बिल्ली का क्षेत्र सक्रिय हो गया और वह अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ी। अपने छोटे पंजे के एक झटके से ही चारों ओर पंजे के निशान दिखाई देने लगे। आकाश को हिला देने वाले सुनहरे रोक ने अपने पंख फैलाए और एक तेज सुनहरी रोशनी तलवार की तरह निकली, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए चू जुबान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। ये लड़ाई ब्रह्मांडीय दायरे में हुई। यदि ये किसी छोटे से आंगन में होती, तो चू परिवार का पूरा इलाका हमलों में नष्ट हो जाता। चू जुबान की आंखों में चमक आए और उसके शरीर के चारों ओर एक रहस्यमय प्रकाश प्रकट हुआ और वह तेजी से स्वर्गीय आत्मा बिल्ली की ओर बढ़ गया। जो बिल्ली पहले बहुत तेजी से झपट्टा मार रही थी, मानो समय के किसी नियम से प्रभावित हो गई हो। उसका शरीर एक पल के लिए ठहर गया और उसका हमला भी उसी तरह रुक गया। उस क्षण भर में ही चू जुबान का हाथ बिल्ली की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। एक रहस्यमय प्रकाश फिर से प्रकट हुआ, जो आकाश को हिला देने वाले गोल्डन रॉक द्वारा दागे गए सुनहरे ब्लेड के पास से चमकता हुआ गुजरा। वह ब्लेड, जो पहले स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक क्षण के लिए रुक गया। तब तक चू जुबान हमले से बच चुका था। रहस्यमय प्रकाश एक बार फिर प्रकट हुआ। चमकता हुआ आकाश कंपनशील गोल्डन रॉक के शरीर में समा गया, जिससे वह भी एक क्षण के लिए रुक गया। इस क्षण विजेता का फैसला हो गया। स्वर्गीय आत्मा बिल्ली और आकाश को हिला देने वाला सुनहरा रॉक चू जुबान को हैरानी से घूर रहे थे। ये जानना जरूरी था कि चू जुबान ने अपनी साधना को सम्राट स्तर के पहले स्तर तक ही सीमित रखा था, फिर भी उसने उन्हें आसानी से पकड़ लिया था। वह रहस्यमय प्रकाश विशेष रूप से विचित्र था। ... ऐसा प्रतीत होता था कि यह समय को प्रभावित कर सकता है। यह ऐसी शक्ति नहीं थी जिसका उपयोग सम्राट स्तर का साधक कर सके। हाँ, मैं सचमुच दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। चू जुबान बेहद उत्साहित थी। उसने शुरू में एक छोटी तकनीक विकसित करने की इच्छा जताई थी, लेकिन अंत में उसने एक महान तकनीक की नींव रखी। उसकी साधना बढ़ने पर यह महान तकनीक समय भ्रम तकनीक से कमजोर नहीं होगी। हालांकि वर्तमान में यह एक मामूली तकनीक थी और इसका उपयोग केवल उसके अपने डोमेन के भीतर ही किया जा सकता था। इसने समय आधारित भव्य तकनीक की नींव रखी, इसलिए इसमें विकास की बहुत गुंजाइश थी। समय की चोरी। चू जुबान ने इसे समय चोरी की तकनीक नाम दिया, क्योंकि ये दुश्मन का समय चुरा लेती थी। आपने समय पर आधारित एक भव्य तकनीक की नींव बनाई और उसे समझा है। आपने घर में रहने वाले एक ओटाकू की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को साबित किया है और आपको समय पात्र से पुरस्कृत किया गया है। ये कितनी सुखद हैरानी की बात है। सिस्टम ने वास्तव में उसे फिर से पुरस्कृत करने के लिए कदम उठाया। इसके अलावा इस प्रणाली ने उनकी रचना को समय आधारित एक महान तकनीक की नींव के रूप में भी मान्यता दी थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा सृजित इस गुप्त कला में असीम क्षमता थी और यह अपने उपयोगकर्ता को सीधे समय के महान मार्ग की ओर ले जा सकती थी। इसके बाद उसने उस समय पात्र की जांच की जो सिस्टम ने उसे पुरस्कार के रूप में दिया था। वह एक छोटी, एकदम साफ और खूबसूरत नाव थी जो वास्तविकता में मौजूद प्रतीत नहीं होती थी। वह अलौकिक दिखती थी और एक मायावी आभा बिखेरती थी। समय का पात्र समय पर आधारित एक अनमोल खजाना है। यह समय की लंबी नदी में समय के क्षरण से अप्रभावित होकर विचरण कर सकता है। फुफकार। यह एक बेहद शानदार खजाना था। चू जुबान उत्साहित था। समय की लंबी नदी में विचरण करने वाला खजाना शायद 9 क्षेत्रों और 50 प्रदेशों में मौजूद नहीं था। हालांकि चू जुबान के लिए समय पात्र इस समय ज्यादा उपयोगी नहीं था। वह समय की नदी तक भी नहीं जा सका। उनकी साधना का स्तर बहुत ही निम्न था। समय की नदी में जाने के लिए अत्यंत उच्च साधना स्तर की आवश्यकता थी। हालांकि उसने समय भ्रम की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और समय चोरी की तकनीक का आविष्कार कर लिया था, फिर भी वह समय की नदी को समझ नहीं पाया था। फिर भी समय की पात्र जैसी कोई अनमोल वस्तु एक दिन काम आ ही जाएगी। चू जुबान एक दिन किसी अलौकिक नाव पर सवार होकर समय की नदी में विचरण करने के विचार से मंत्रमुग्ध हो गया था। उनके हृदय में एक सच्चे अमर व्यक्ति की यही छवि थी और यही वह लक्ष्य था जिसका वे पीछा कर रहे थे। समय आधारित गुप्त तकनीक बनाने के बाद चू जुबान अपनी पिछली अवस्था में लौट आया। स्वर्गीय आत्मा बिल्ली और आकाश को हिला देने वाला सुनहरा रोक अपनी साधना जारी रखने के लिए पॉकेट आयाम में लौट आए। सुशियान एयर भी अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए। हर दिन वह ब्लैक मून टावर द्वारा भेजी गई जानकारी को व्यवस्थित करती और चू जुबान को प्रासंगिक या रोचक लगने वाली हर बात के बारे में बताती। डिंग यू एकांत में गुप्त आयाम में साधना कर रहा था। वह स्वर पहुंच तलवार तकनीक को समझने के साथ साथ तलवार के मार्ग के दूसरे चरण को पार करने का भरसक प्रयास कर रहा था। वह केवल साधना तकनीक के उन हिस्सों के बारे में चू जुबान से प्रश्न पूछने के लिए ही उस गुप्त आयाम से बाहर निकलता था जिन्हें वह समझ नहीं पाता था।
दूसरी ओर सू शियान एयर को चू जुबान के लिए ब्लैक मून टावर से जानकारी व्यवस्थित करने और उसे संक्षेप में बताने के लिए पर्याप्त समय निकालने की आवश्यकता थी, साथ ही साथ स्वादिष्ट व्यंजन भी पकाने थे। सू शियान एयर को देखकर चू जुबान ने एक अपवाद बनाया और उसे एकांत साधना करने की अनुमति दी ताकि वह सिद्ध हो सके। वह सिद्ध होने के बाद प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले साधना संवर्धन पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। डिंग यू भी एकता के क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाली थी। आखिरकार वह कई वर्षों से पॉकेट डायमेंशन के भीतर साधना कर रहा था। शिष्यों को प्रशिक्षण देने के मामले में पॉकेट डायमेंशन एक तरह का चीट कोड था। केवल 100 दिनों में एक 100 वर्षीय सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ का जन्म होगा। बेशक 100 साल तक एक गुप्त आयाम में रहने के बावजूद इतनी जल्दी सम्राट स्तर तक पहुंचना वास्तव में असंभव था। उन्हें अपनी नींव को समझने और मजबूत करने में अधिक समय लगेगा। चू जुबान अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ और प्रतिभाशाली शिष्यों को अपने साथ लेने के लिए उत्सुक था। हालांकि शिष्यों को भर्ती करने के मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। अगर कोई शिष्य अद्वितीय दिव्य आशीर्वाद प्राप्त न होता तो चू जुबान उस पर ध्यान भी नहीं देता। साधारण शिष्यों की साधना गति बहुत धीमी होती है। इससे न केवल उसे प्रणाली से साधना वृद्धि का लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसे उन्हें प्रशिक्षित करने में संसाधन भी बर्बाद करने पड़ते। महान यान काउंटी, महान किन राजवंश। चू यून ग्रेट यान काउंटी के क्षेत्र में पहुंच चुका था और एक विशाल पर्वत पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा था। अचानक दूर से 2 आकृतियां चलकर आईं। उनमें से एक ने काले वस्त्र पहने हुए थे, जिसके शरीर से दुष्टता का भाव आ रहा था। वह एक विधर्मी साधक था। वह तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन वह डरी नहीं थी। उसे सत्य के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का गुप्त संरक्षण प्राप्त था। चू परिवार मूल रूप से उसकी रक्षा के लिए एकता क्षेत्र के एक पारिवारिक बुजुर्ग को भेजना चाहता था, लेकिन ये जानने के बाद कि चू यून को सत्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का गुप्त संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने उसके साथ किसी विशेषज्ञ को भेजने की व्यवस्था नहीं की। नन्हा दुष्ट राजा अपने हाथ में पकड़े पंखे को बड़े ही नखरे से लहरा रहा था। उसका थोड़ा पीला चेहरा एक शैतानी आकर्षण बिखेर रहा था। वह निर्दयी छोटा दुष्ट राजा हमेशा से ही क्रूर और असामान्य स्वभाव का माना जाता था। उस दुष्ट शाही दरबार में वह एक अपवाद था। वह दुष्ट राजाओं की वंशावली में एकमात्र ऐसा दुष्ट राजा उम्मीदवार था जिसने दुष्ट तकनीकों का अभ्यास नहीं किया। यदि वह सफलतापूर्वक अगला दुष्ट राजा बन जाता है तो वह दुष्ट शाही दरबार के इतिहास में एकमात्र ऐसा दुष्ट राजा होगा जिसने दुष्ट तकनीकों का अभ्यास नहीं किया। यद्यपि वह छोटा दुष्ट राजा कोई दुष्ट साधक नहीं था, फिर भी निर्ममता, क्रूरता और विकृति के मामले में अनगिनत दुष्ट साधक उसके सामने कहीं नहीं ठहरते थे। चू यून को दूर से आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनते हुए देखकर छोटे दुष्ट राजा के रक्षक वांग हैंग को उस छोटी लड़की चू यून पर दया आ गई। उस छोटे दुष्ट राजा से मिलना दुर्भाग्य था। उस छोटे दुष्ट राजा की आंखें चमक उठीं और वह तेजी से आगे बढ़ा। नमस्कार नन्ही बच्ची। उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर विद्वतापूर्ण ढंग से प्रणाम किया। वांग हैंग दंगम होश में नहीं था। आखिर चल क्या रहा था? ये छोटा दुष्ट राजा इतना सहज और मिलनसार कब से हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई नई तरकीब आजमा रहा हो? चू यून ने भौहें चढ़ाईं। उस छोटे दुष्ट राजा से अच्छी भावनाएं नहीं आ रही थीं। हालांकि वह दुष्ट तकनीकों का अभ्यास नहीं करता था, फिर भी वह दुष्ट था। उनके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। भले ही उसने सौम्य होने का दिखावा करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह अपने मोहक स्वभाव को नहीं बदल सका। ये स्पष्ट था कि वह अच्छा व्यक्ति नहीं था। चू यून ने आध्यात्मिक औषधि को अपने थैले में रखा और जाने के लिए मुड़ गई। उसका उस छोटे दुष्ट राजा से बात करने का जरा भी इरादा नहीं था। वांग हैंग ने चू यून को दया भरी नजरों से देखा। अगर वह उस छोटे दुष्ट राजा को इस तरह नजरअंदाज करती रही तो उसका अंजाम निश्चित रूप से दयनीय होगा। उस छोटे दुष्ट राजा की आकृति अचानक प्रकट हुई और उसने चू यून का रास्ता रोक दिया। उसने अपने कपड़े समेटे और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। उसने फिर से विद्वतापूर्ण ढंग से झुककर कहा, मिस, मैं बहुत विनम्रता दिखा रहा हूँ। इस व्यक्ति के दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। हट जाओ, मेरे पास तुमसे निपटने का समय नहीं है। चू यून ने उसे घूर कर देखा। श्रीमती, कृपया। उस छोटे दुष्ट राजा ने एक तरफ हटकर एक सुखद इशारा किया। वांग हैंग हक्का बक्का रह गया। आखिर हो क्या रहा था? क्या उस छोटे दुष्ट राजा ने अपना रवैया बदल लिया था? आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज से मैं एक पवित्र और दयालु व्यक्ति बनना चाहता हूँ। उस छोटे दुष्ट राजा ने चू यून की पीछे हत्ती पीठ को देखा और गंभीर चेहरे से कहा। वांग हैंग, वह क्रूर और निर्दयी छोटा दुष्ट राजा असल में एक दयालु इंसान बनना चाहता था। वांग हैंग को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके कान काम करना बंद कर चुके हैं। चल दर, वह छोटा दुष्ट राजा चू यून के पीछे पीछे चलता था। जब भी चू यून आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तोड़ने वाली होती, वह तुरंत उसके पास पहुंचकर उससे प्रेम निवेदन करता। वांग हैंग को लगा कि दुनिया बदल गई है। वह छोटा दुष्ट राजा वास्तव में एक महिला को रिझाने की कोशिश कर रहा था। महामहिम, आप क्या कर रहे हैं? मेरा दिल पिघल गया। उसे देखते ही मेरा दिल पिघल गया। ... उस छोटे दुष्ट राजा ने आह भरते हुए कहा। वांग हैंग को लगा कि उस छोटे दुष्ट राजा के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। भला ये बर्बर व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम कैसे कर सकता है? ये जानना जरूरी था कि उसने अनगिनत खूबसूरत महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उनके मांस और खून को अपने आंगन के तालाब में मछलियों को खिलाने के लिए बिखेर दिया था। एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति, जिसे एक घिनौनी आदत थी और जिसने अनगिनत महिलाओं की हत्या की थी, ने अचानक कहा कि उसे एक खास महिला से प्यार हो गया है। उन्हें एक महिला से प्यार हो गया था। उसके मस्तिष्क में किसी समस्या के अलावा इसका कोई और संभावित कारण नहीं था। वांग हैंग ने आह भरी। वह छोटा दुष्ट राजा, जो हमेशा कहता था कि बुरी तकनीकों का अभ्यास करने से दिमाग में आसानी से समस्या हो सकती है, खुद अपने दिमाग की समस्या का शिकार हो गया था। मैडम, मैं सचमुच एक अच्छा इंसान हूँ। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मिस, आप एक रसायन शास्त्री हैं, है ना? मेरे पास यहाँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं, मैं ये सब आपको दे दूंगा। चू यून के आसपास दौड़ते हुए उस छोटे दुष्ट राजा को देखकर वांग हैंग ने फैसला किया कि उसे खुलेआम उसका पीछा नहीं करना चाहिए।
अगर एक दिन उस छोटे दुष्ट राजा को लगा कि वांग हैंग उसकी आंखों का कांटा है तो उसके लिए सजा से बचना आसान नहीं होगा। चू जुबान ने अपने हाथों में मौजूद खुफिया रिपोर्ट को देखा। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। क्या उस छोटे दुष्ट राजा के बारे में यह अफवाह नहीं थी कि वह एक अत्यंत क्रूर और विकृत व्यक्ति था? जो व्यक्ति मछलियों को खिलाने के लिए कोमल महिलाओं को थोड़ा थोड़ा करके चीर फाड़ कर देता है, वह सामान्य कैसे हो सकता है? वह चू यून के बगल में एक पिल्ले की तरह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? क्या उसे किसी को भेजकर उसे चू यून के पक्ष से निकलवा देना चाहिए? चू यून ऐसे लड़के के झांसे में नहीं आएगी। क्या उसे डर था कि उसके इरादे बुरे हैं? फिर दोबारा सोचने पर, अगर उस छोटे दुष्ट राजा की बुरी मंशा थी तो क्या हुआ? वह तो सम्राट पद तक भी नहीं पहुंचा था, तो वह क्या हासिल कर सकता था? चू यून के शरीर में मौजूद सम्राट स्तरीय हथियार में उसकी शक्ति का एक अंश समाहित था। इसके अलावा उस सम्राट स्तरीय हथियार में एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिकता भी थी और वह स्वतः ही उसकी रक्षा करता था। चू जुबान ने ब्लैक मून टॉवर से चू यून को उस छोटे दुष्ट राजा की पहचान बताने के लिए कहा और चू यून ने आगे कोई हस्तक्षेप नहीं किया। चू यून अब बच्ची नहीं थी और चीजों से निपटने के उसके अपने तरीके होंगे। चू काउंटी के बाहर एक निराश युवक धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा मैला और उदास था। उसके फटे पुराने कपड़ों पर अभी भी खून के कुछ निशान थे। उनकी शक्ल सूरत को उदास और बिखरे हुए बालों वाला कहना बिल्कुल सही होगा। वह केवल 15 या 16 वर्ष का था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ और अटल भाव झलक रहा था। उसकी ताकत कोई खास नहीं थी। वह गहन जगत के केवल छठे स्तर तक ही पहुंचा था। उनकी उम्र को देखते हुए दक्षिणी क्षेत्र में गहन क्षेत्र के छठे स्तर तक साधना करना बुरा नहीं माना जाता था। ये चू काउंटी है, चू परिवार का इलाका है और किन राज्य में इसकी स्थिति काफी खास है, युवक ने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे अभी आध्यात्मिक औषधियों और औषधि शोधन संसाधनों की कमी है। अगर मैं चू परिवार में शामिल होने का कोई तरीका ढूंढ लूं तो शायद मैं उनका ध्यान आकर्षित कर सकूं। दक्षिणी क्षेत्र बंजर है और दवा बनाने वाला एकमात्र संप्रदाय हेवनली काल्ड्रॉन माउंटेन का इतिहास काफी जटिल है। यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। चू परिवार चू काउंटी पर नियंत्रण रखता है, इसलिए उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। अगर मैं चू परिवार में शामिल हो जाऊं तो मैं निश्चित रूप से उनका ध्यान आकर्षित कर पाऊंगा। मेरी औषधि निर्माण क्षमताओं से वे अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकेंगे और इन औषधियों के सहारे वे अधिक संसाधन भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा वे महान किन राजवंश में अपने प्रभाव के स्तर को बढ़ाने में सक्षम होंगे। उस युवक ने अपना फैसला कर लिया। वह चू काउंटी के एक शहर की ओर चल पड़ा और सीधे नगर स्वामी के महल में चला गया। मेरा नाम वांग लुओ है और मैं एक रसायनज्ञ हूँ। मैं नगर स्वामी से मिलना चाहता हूँ। चू काउंटी के प्रत्येक शहर के नगर सरदार चू वंश के सदस्य थे। शहर के जागीरदार के महल के पहरेदारों ने इस गंदे और बदहाल युवक को देखकर भौहें चढ़ा ली। उसने खुद को कीमियागर बताया। लोगों ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। अगर वह सचमुच एक कीमियागर था तो वह ऐसी हालत में क्यों होता? इसके अलावा चू परिवार में पहले से ही एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ सुश्री चू यून मौजूद थी। उन्हें किसी बाहरी रसायनज्ञ की आवश्यकता नहीं थी। चू परिवार स्वयं भी रसायन शास्त्रियों का पोषण कर रहा था। उन्होंने पहले ही काफी संख्या में ऐसे रसायन शास्त्रियों को प्रशिक्षित किया था जो बुनियादी रसायन शास्त्र में निपुण हो चुके थे। इसी वजह से चू परिवार में गोलियों की संख्या बढ़ गई थी और चू परिवार के गार्डों के साथ व्यवहार भी बेहतर हो गया था। हालांकि पहरेदार मन ही मन वांग लुओ को नीचा समझते थे, लेकिन उन्होंने उसे सीधे तौर पर निष्कासित नहीं किया। वे तो सिर्फ पहरेदार थे, इसलिए एक रसायन शास्त्री को निष्कासित करने की जिम्मेदारी उन पर नहीं आ सकती थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस बात की सूचना नगर स्वामी की जागीर के प्रबंधक को दी। एक पल इंतजार करें। जब नगर स्वामी की जागीर के प्रबंधक ने यह सुना तो वह बाहर निकला और तुरंत भौहें चढ़ा ली। क्या आप एक कीमियागर हैं? जी हाँ, मैं स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत कर सकता हूँ। मेरी स्पिरिट पिल्स के परिष्करण की सफलता दर लगभग 15% है, वांग लुओ ने गर्व से कहा। डायनासोर से लेकर वयस्कता तक आज के जुरासिक बच्चे। यह विनस फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। उत्तरी क्षेत्र के वांग परिवार के लिए वह एक निकम्मा त्यागा हुआ बच्चा था जिसे निर्वासित कर दिया गया था। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र जैसी बंजर भूमि में, विशेष रूप से चू परिवार जैसे छोटे परिवार के लिए, उन्हें निश्चित रूप से दवा बनाने में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। इस साल उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। सेवक के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे, हालांकि उसे लगता था कि कोई भी चू परिवार को धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। वांग लुओ की मैली कुचली शक्ल देखकर ही उसके प्रति उसकी राय बहुत खराब हो गई। इस युवक के बारे में उसकी पहली छाप अच्छी नहीं थी। यदि परिस्थितियां पहले जैसी ही होती तो चाहे मामला सच हो या झूठ, वह तुरंत नगर प्रमुख को इसकी सूचना देता और युवक के दावों की प्रामाणिकता की पुष्टि करता। हालांकि चू परिवार को अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। औषधि निर्माण में माहिर मिस चू यून के रहते चू परिवार को अब बाहरी रसायन शास्त्रियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में उन्हें शायद इस बात से भी सावधान रहना पड़ सकता था कि कोई दूसरा पक्ष चू परिवार की औषधि निर्माण तकनीकों और औषधि सूत्रों को चुरा न ले। वर्तमान में सुश्री चू यून के मार्गदर्शन में चू परिवार के 3 सदस्य मादक पेय पदार्थ बनाने में सक्षम थे। इसके अलावा साधारण पेय पदार्थ बनाने की सफलता दर 60% थी, जबकि उच्च गुणवत्ता वाले पेय पदार्थ बनाने की सफलता दर 30% थी। बुनियादी रसायन शास्त्र कौशल में निपुण शेष लोगों की संख्या 30 से अधिक थी। वे आसानी से गहन औषधियां बना सकते थे और आध्यात्मिक औषधियां बनाने में उनकी सफलता दर 10% से 20% के बीच थी। उनके एक बड़े भाई के भतीजे को चू परिवार के दवा बनाने वाले विभाग में भर्ती किया गया था क्योंकि उसमें दवा बनाने की प्रतिभा थी। इसके अलावा चू परिवार के विस्तारित परिवार की एक युवती के साथ उनके संबंध को भी मान्यता मिल गई थी। ये कहा जा सकता है कि अब उनका भविष्य असीम था। देखते हैं तुम काफी निराश और हताश हो, ये कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल ले लो। उम्मीद है इनसे तुम्हें कुछ राहत मिलेगी। नौजवान, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। इतना कहने के बाद सेवक ने वांग लुओ की ओर कुछ क्रिस्टल फेंके और अपना हाथ हिलाया।
आप। वांग लुओ हैरान रह गया और फिर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गहरी सांस ली और जमीन पर पड़े क्रिस्टल नहीं उठाए। इसके बजाय वह मुड़ा और अगले शहर की ओर चल पड़ा। ठीक इसी तरह वांग लुओ लगातार कई शहरों में गए, लेकिन हर बार उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका तक नहीं मिला। चू परिवार दूसरों को नीचा समझता है। वांग लुओ को बेहद अपमान महसूस हुआ। हालांकि जब उसने सोचा कि वह चू परिवार के किसी भी मुखिया से नहीं मिला है, तो उसे अनिच्छा का भाव महसूस हुआ। चू परिवार के अलावा उसे कोई और गुट ऐसा नहीं सूझा जो उसके लिए शामिल होने के लिए अधिक उपयुक्त हो। दांत पीसते हुए वांग लुओ सीधे चू परिवार के इलाके की ओर चल पड़ा। उसने पहले ही सब कुछ सोच लिया था। प्रभारी व्यक्ति से मिलने के बाद वह मौके पर ही औषधीय गोलियों का एक बड़ा बर्तन तैयार करेगा, जिससे चू परिवार के गंवार लोग चौंक जाएंगे। वांग लुओ ये कल्पना किए बिना नहीं रह सका कि चू परिवार के सदस्य उसे उन औषधीय गोलियों को बनाते हुए देखकर कैसे भाव व्यक्त करेंगे। उनके चेहरे आश्चर्य और खुशी से भर उठेंगे जब वे उसका स्वागत करेंगे और उसे एक विशिष्ट अतिथि की तरह मानेंगे। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसकी खुशी बढ़ती गई। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उनका जन्म उत्तरी क्षेत्र के रसायन शास्त्र के कुलीन वांग परिवार में हुआ था। हालांकि उन्हें निकम्मा समझा जाता था और निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी जिसे दक्षिणी क्षेत्र का एक छोटा परिवार तुच्छ समझे। वांग लुओ बिना रुके चू परिवार के इलाके की ओर दौड़ पड़ा। मेरा नाम वांग लुओ है और मैं एक रसायन शास्त्री हूँ। मैं चू परिवार के यहाँ शरण मांग रहा हूँ। कृपया उन्हें सूचित कर दें, वांग लुओ ने थोड़े घमंड भरे लहजे में कहा। पहरेदार ने अपने सामने खड़े मैले कुचले और दबे कुचले युवक को देखा और वह बेहद आश्चर्यचकित रह गया। क्या ये व्यक्ति सचमुच एक रसायन शास्त्री था? इसके अलावा वह चू परिवार के यहाँ शरण लेने आया था। उसकी आंखों में संदेह के भाव थे। चू युन की एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ के रूप में प्रतिष्ठा चू परिवार के सदस्यों के बीच अब कोई रहस्य नहीं रह गई थी। उसने चू परिवार के औषधि निर्माण विभाग को भी पोषित किया था। चू परिवार महान किन राजवंश में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए औषधि निर्माण पर निर्भर था, जिससे औषधि निर्माण में हमेशा से कुशल रहे एक कबीले को दरकिनार किया जा रहा था। महान किन राजवंश का औषधि निर्माण का प्रमुख स्तंभ बनने के लिए यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्या कोई बाहरी रसायन शास्त्री अब उनके यहाँ शरण लेने आया था? क्या ये व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है? तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो कोई भी चू परिवार को इस तरह धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिर एक ही प्रयोग के बाद उनकी दवा बनाने की कुशलता स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। चाहे ये कितना भी अकल्पनीय लगे, चाहे मामला कितना भी बेतुका लगे, ऐसा होना संभव था। आखिर इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं और उनमें से कुछ संकी तो हमेशा ही होंगे। डॉट 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 डॉट। वांग लुओ ने गार्ड की आंखों में संदेह देखा और मन ही मन मुस्कुराया। मैं तुम्हें बाद में एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। उसने जानबूझकर अपना रूप नहीं बदला और अब भी उदास और हताश दिख रहा था। ये सब चू परिवार को चौंका देने वाली गोली को सफलतापूर्वक बनाने के लिए किया गया था। उसने दवा बनाने वाली भट्टी निकाली और उसमें से कुछ जड़ी बूटियों के डंठल निकाले। उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी झलक उठी। उसके पास बस यही कुछ आखिरी जड़ी बूटियां बची थीं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने अग्नि कक्ष को उत्तेजित किया और उसमें से ज्वालाएं फूट पड़ीं। एकाग्रता से उन्होंने औषधीय गोलियां बनाना शुरू किया। वह स्पिरिट पिल्स की एक बोतल को परिष्कृत करना चाहता था। एक गार्ड जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए निकल गया। कुछ ही समय बाद चू तियानमिंग और चू परिवार के उच्च अधिकारी वहां पहुंचे। इस समूह में चू परिवार के दवा बनाने वाले विभाग के कुछ लोग भी शामिल थे। चू परिवार के दवा बनाने वाले विभाग ने दवा बनाने की प्रतिभा वाले लोगों का चयन करने से पहले पूरे चू काउंटी में खोजबीन की थी। चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों सहित उस विभाग में कुल मिलाकर लगभग 30 लोग ही थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि दवाएं बनाने की प्रतिभा रखने वाले लोग कितने दुर्लभ थे। चू युन के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के तहत उन्होंने बुनियादी औषधि निर्माण तकनीकों को पहले ही समझ लिया था और वे गहन औषधियां और आध्यात्मिक औषधियां बनाने में सक्षम थे। यदि वे आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें अनुभव अर्जित करना आवश्यक था। थोड़े समय में ऐसा करना असंभव था। फिर भी चू युन द्वारा छोड़े गए दवा के सूत्रों पर भरोसा करते हुए चू परिवार के दवा शोधन विभाग ने पर्याप्त मात्रा में गहन दवाएं और आध्यात्मिक दवाएं तैयार करने में कामयाबी हासिल की, जिससे उनके रक्षकों की समग्र शक्ति में एक स्तर की वृद्धि हुई। इसके अलावा इन गोलियों को बेचकर वे और भी अधिक संसाधन जुटाने में सक्षम हो गए थे। चू परिवार का उत्थान अपरिहार्य था। जब उन्हें पता चला कि एक युवक जो खुद को रसायन शास्त्री होने का दावा करता है चू परिवार के यहाँ शरण ले रहा है, तो चू तियानमिंग और अन्य लोग उत्सुक हो गए और तमाशा देखने के लिए वहां आ गए। जब वांग लुओ ने इतने सारे दर्शकों को देखा तो उसके होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। आखिरकार उसके प्रदर्शन का समय आ गया था। वे सभी यहाँ चौंकने के लिए आए थे। उन्होंने कल्पना की थी कि चू परिवार के उच्च वर्ग के लोग उनके साथ एक विशिष्ट अतिथि की तरह व्यवहार करेंगे और उन्हें पैतृक निवास में स्वागत करेंगे। वह पहले से ही इस बारे में सोच रहा था कि उसे किन शर्तों को सामने रखना चाहिए। सबसे पहले दवा बनाने की सामग्री की निरंतर आपूर्ति अपरिहार्य थी। चू परिवार को उसके लिए आवश्यक सामग्री जुटानी होगी। एक बार सामग्री जुटा ली जाए और उसके शरीर की कमियां दूर हो जाएं, तो वह आकाश में उड़ान भरेगा। उत्तरी क्षेत्र का वांग परिवार उसके पैरों तले कुचले जाने का इंतजार कर रहा था। वांग लुओ अच्छे मूड में थे, लेकिन गोली को परिष्कृत करना शुरू करते समय उनके चेहरे पर एकाग्रचित भाव बना रहा। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चला। हालांकि जब गोली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची तो वांग लुओ को सीने में जकड़न महसूस होने लगी और उसकी नसों में दर्द होने लगा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार सुचारू रूप से नहीं हो रहा था। उसके शरीर में कुछ कमी सी महसूस हो रही थी और वह अपनी अपेक्षा के अनुसार गोली बनाने की प्रक्रिया जारी नहीं रख सका। धिक्कार है, ये फिर से हो रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया था और पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं। वांग लुओ ने दांत पीसते हुए दृढ़ता बनाए रखी। साथ ही उन्होंने अपनी गोली बनाने की तकनीक में भी सुधार किया। उन्होंने उन्नत दवा शोधन तकनीक से हटकर एक साधारण दवा शोधन तकनीक को अपनाया।
हफ हफ, वह हॉन्फिने लगा। हिम्मत रखो, मुझे असफल नहीं होना चाहिए। वांग लुओ ने दांत पीसते हुए दृढ़ता दिखाई और अपने शरीर में हो रहे तीव्र दर्द को नजरअंदाज किया। शरीर में मौजूद इन्हीं अज्ञात खामियों के कारण वांग लुओ की दवाएं बनाने की सफलता दर कम थी। इसके अलावा वह दवाएं बनाने की कोई भी उत्कृष्ट तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ था। रसायन विद्या के दांव के बारे में उनकी समझ स्पष्ट रूप से एक गुरु के समान थी और उन्होंने यहां तक कि एक ऐसी औषधि शोधन विधि भी खोज निकाली थी जो केवल उन्हीं के लिए थी। हालांकि उनके शरीर में मौजूद अज्ञात खामियों के कारण इस तरह की सभी शानदार दवा निर्माण तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अलावा उनकी गोली शोधन प्रक्रिया को एक निश्चित अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। वांग परिवार में उसे हमेशा से ही कचरे के समान समझा जाता था। इसके अलावा वह गोलियों की लड़ाई में एक मोहरे से हार गया था और वांग परिवार के सदस्यों द्वारा अपमानित किया गया था। उनकी मूल विवाह सगाई भी रद्द कर दी गई थी। वांग परिवार उन्हें एक कलंक मानता था और उन्हें सीधे निष्कासित कर दिया गया था। हिम्मत रखनी होगी। वांग लुओ की आंखें लाल थीं। उसने अपने शरीर में हो रहे तेज दर्द को सहन किया और व्यवस्थित रूप से अपनी रसायन विद्या की तकनीकों का प्रयोग किया। स्पिरिट पिल्स का ये बैच निश्चित रूप से सफल होगा। उसने अब तक अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से दृढ़ता दिखाई थी। गोली लेने में कोई समस्या नहीं आई। इसके अलावा शायद 1 या 2 उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां भी मिल सकती हैं। ठीक इसी क्षण आसपास मौजूद चू परिवार के सदस्यों में से औषधि निर्माण विभाग में कार्यरत चू परिवार के एक प्रत्यक्ष वंशज ने सिर हिलाते हुए कहा, उसकी रसायन विद्या की क्षमता बेकार है। ये तो बस कुछ मादक गोलियां हैं। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? उसे देखो, उसका चेहरा और आंखें लाल हैं। वह स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। वह खुद को मजबूर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं होता तो भले ही मैं सफल न होता, मेरा चेहरा इतना लाल नहीं होता और मैं बैल की तरह हॉन्ट नहीं रहा होता। ये ठीक नहीं है। उसकी सहनशक्ति बहुत कम है, दवा बनाने वाले विभाग के एक अन्य सदस्य ने कहा। हाँ, उसकी सहनशक्ति अच्छी नहीं है। रसायन विद्या में उसका सफर अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसे आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। दवा शोधन विभाग के शेष सदस्यों ने भी उन्हीं की भावनाओं को दोहराया। चू तियानमिंग गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हुआ और बोला, तो आप कह रहे हैं कि वह दवाएं बनाने वाला निकम्मा आदमी है? हाँ, ये सही है। प्रचारित सामग्री, यह विनस फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। अधिक 379, 95, 126। इसीलिए सुडौल शरीर वाली महिलाओं में आत्मविश्वास होता है। अधिक 374, 94, 125। ये फोटो एडिट नहीं की गई है, ध्यान से देखें। अधिक 306, 77, 102। हालांकि वह युवा है, लेकिन उसकी प्रतिभा के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि वह पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके लिए इससे आगे बढ़ना असंभव है। इसमें कोई शक नहीं कि वह एकदम घटिया इंसान है। शायद उसे लगता है कि चू परिवार भोला भाला है। वह तो यहाँ अपनी अधूरी कला का प्रदर्शन करने आया है। पिंग, दवा बनाने वाली भट्टी में विस्फोट हो गया। वांग लुओ ने मुंह भरकर खून थूक दिया। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई थी। उसके आसपास के लोगों के सिर हिलाने और आहें भरने, उसका मजाक उड़ाने और उस पर ताने मारने की आवाजें उसके दिल में संगीन की तरह चुभ गईं। उत्तरी क्षेत्र के वांग परिवार में उसे निकम्मा और बेकार समझा जाता था। उसने शुरू में सोचा था कि बंजर दक्षिणी क्षेत्र में स्थित छोटे चू परिवार के पास पहुंचने पर वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकेगा। अंततः उसे निकम्मा और बेकार कहकर उपहास उड़ाया गया। वह आध्यात्मिक गोलियों को सफलतापूर्वक बनाने ही वाला था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने से उसकी आध्यात्मिक शक्ति में गड़बड़ी आ गई। गोली बनाने वाली भट्टी में तुरंत विस्फोट हो गया। दवाइयों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया बर्बाद हो गई। टकराना, वांग लुओ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निर्जीव अवस्था में आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। इस समय उसे रोने का मन कर रहा था। आखिर स्वर्ग ने उसे इस तरह क्यों प्रताड़ित किया? दवा की गोलियां बनाने में उसकी प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन उसके शरीर में कुछ अज्ञात खामियां भी थीं, जिसके कारण वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता था। बेहद दयनीय। चू परिवार के दवा बनाने वाले विभाग के सदस्यों ने सिर हिलाया और आह भरी। चू परिवार की शाखा के सदस्य, जिनकी मादक गोलियां बनाने में 30% सफलता दर थी, बाहर निकले, गोली बनाने की भट्टी निकाली और उसमें कुछ मादक जड़ी बूटियां डाल दी। बच्चे, देखो, गोली को परिष्कृत करने की प्रक्रिया इस तरह से की जानी चाहिए। तुम्हारी तकनीक बहुत खराब है। तुम्हारी प्रक्रिया स्थिर नहीं है और तुम्हारी सहनशक्ति भी अच्छी नहीं है। आखिरकार उसे दूसरों को सिखाने का मौका मिल गया, इसलिए उसने अपनी प्रतिभा दिखाने का यह अवसर उठाया। जब उसका सामना चू युन से हुआ तो उसे लगा कि वह एक निकम्मा है। हालांकि वांग लुओ के सामने आते ही उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 1 घंटे बाद स्पिरिट पिल्स का एक बैच तैयार किया गया। देखा तुमने, गोलियों को इसी तरह परिष्कृत किया जाता है। वांग लुओ ने खून का एक और घूंट थूक दिया। गोलियां बनाने की सुचारू प्रक्रिया को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने अभी जो किया वह तो बस एक मस्खरापन था। वांग लुओ का चेहरा पीला पड़ गया था और वह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। दक्षिणी क्षेत्र जैसी बंजर भूमि में रहने वाला एक छोटा परिवार भी उसे कुचल सकता था और उसका चेहरा जमीन पर रगड़ सकता था। उसे तो सचमुच लगता था कि वह एक निकम्मा और बेकार इंसान है। हालांकि उत्तरी क्षेत्र का वांग परिवार रसायन शास्त्र के अध्ययन के लंबे इतिहास वाला एक कुलीन वंश था, फिर भी वे उसके शरीर में मौजूद रहस्यमय दोषों को दूर करने का तरीका नहीं जानते थे। उसका भाग्य यही लिखा था कि वह एक गरीब, परित्यक्त बच्चे के रूप में आम लोगों के बीच एक छोटी सी कठपुतली बनकर रह जाएगा। वांग लुओ असमंजस में था। उसे नहीं पता था कि उसे कहां जाना चाहिए या वह अपने शरीर में मौजूद स्पष्ट दोषों को कैसे दूर कर सकता है। चू परिवार जैसे छोटे परिवार ने भी उसकी प्रतिभा या क्षमता को महत्व नहीं दिया। उसके पास किसी बड़े परिवार या यहां तक कि किसी रसायन शास्त्र संप्रदाय में शरण लेने की योग्यता नहीं थी। लगता है तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। मैं तुम्हें ये 10,000 क्रिस्टल देता हूं।
जमीन पर हताश भाव से लेटे उस युवक को देखकर चू तियानमिंग ने आह भरी। इस युवक के लिए जीवन आसान नहीं था। उसने कुछ अधूरी अधूरी कलाएं ही सीखी थी, फिर भी वह यहाँ दूसरों को धोखा देकर उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहा था। अगर वह कुछ साल पहले प्रकट हुआ होता, जब चू युन अभी भी गुप्त रूप से रसायन शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, तो चू परिवार शायद वास्तव में उसे महत्व देता और उसे तरजीही व्यवहार प्रदान करता। वांग लुओ की दयनीय हालत देखकर चू तियानमिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने उसके यहाँ आकर उन्हें धोखा देने के मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने उसे कुछ पैसे दे दिए। अगर वह कभी विद्रोह करे तो कम से कम चू परिवार के अच्छे कामों को याद रखेगा। मौजूदा चू परिवार के लिए 10,000 क्रिस्टल महज एक मामूली रकम थी। 10,000 क्रिस्टल से भरा भंडारण थैला वांग लुओ के शरीर के पास रख दिया गया और चू तियानमिंग और अन्य लोग चले गए। वांग लुओ जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी लाल आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे। मैं एक निकम्मा बेकार इंसान हूँ। सचमुच मैं एक निकम्मा बेकार इंसान हूँ। भले ही वांग परिवार ने उसे निकाल दिया हो और एक छोटे परिवार ने उसकी शादी तोड़ दी हो, फिर भी उसका अहंकार और घमंड जरा भी कम नहीं हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि वह सफलता की बुलंदियों को छू सकता है। वह रसायन विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ बनना चाहता था। वह वांग परिवार को उनके कार्यों पर पछतावा कराना चाहता था। वह शादी की सगाई तोड़ने वालों को अंतहीन पश्चाताप का अनुभव कराना चाहता था। अंत में वांग लुओ को पता चला कि वह वास्तव में एक निकम्मा और बेकार इंसान था। उसके उत्थान के सपने मात्र आत्मधोखा थे। वांग लुओ को जमीन पर मृत समान पीले चेहरे के साथ पड़ा हुआ और बिल्कुल भी हिलते डुलते न देखकर पास में मौजूद एक गार्ड स्तब्ध रह गया। उठो, चू परिवार के चुने हुए लोगों की तुलना में तुम शायद एक निकम्मे और बेकार इंसान हो, लेकिन बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हालत तुमसे भी बदतर है। अगर दवाइयां बनाने में तुम्हारी प्रतिभा अच्छी नहीं है तो दवाइयां मत बनाओ। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम इस उम्र में ही गहन जगत के छठे स्तर पर हो। तुम्हारी प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक है, तो फिर परेशान होने की क्या बात है? ये सुनकर वांग लुओ के दिल में और भी कड़वाहट भर गई। एक मामूली पहरेदार उसकी महत्वाकांक्षाओं को कैसे समझ सकता है? वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और आत्मा के क्रिस्टलों से भरे थैले को देखने लगा। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने थैला उठा लिया। अगर वह पहले जैसा होता तो वह इसे स्वीकार नहीं करता। उसके अहंकार के कारण उसके लिए दूसरों की मदद स्वीकार करना असंभव था। लेकिन अब जब उसे यह एहसास हो गया था कि वह सिर्फ एक निकम्मा और बेकार इंसान है, तो फिर घमंड करने का क्या मतलब था? वह लगभग कंगाल था। यह अहंकार दिखाने का समय नहीं था। वांग लुओ लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। उसकी आंखें निर्जीव और लक्ष्यहीन थीं। जब गार्ड ने वांग लुओ को जाते हुए देखा तो उसने उसे याद दिलाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिलाया और चुप रहा। मात्र छठे स्तर के गहन मार्शल आर्टिस्ट से चू परिवार के क्षेत्र में कोई हलचल पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा वह चू परिवार के क्षेत्र के मुख्य भाग की ओर नहीं, बल्कि बाहरी इलाके की ओर जा रहा था। स्वाभाविक रूप से चू परिवार के क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वह चू जुबान की नजर से नहीं बच पाया। उस बच्चे को शानदार तरीके से सफलता हासिल करने की बजाय चेहरे पर थप्पड़ पड़ा था। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार एक बेहद भाग्यशाली व्यक्ति का आगमन हुआ। चू जुबान शांति से इंतजार करता रहा और उसने वांग लुओ को लड़खड़ाते हुए छोटे से आंगन की ओर जाते देखा। उनका दूसरा शिष्य यहाँ था। स्वर्ग के रहस्यों की उत्पत्ति की जांच करने वाली तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे वांग लुओ की उत्पत्ति का पता चला। चू जुबान अवाक रह गई। आखिर क्यों सभी भाग्यशाली लोगों को उनके परिवारों ने छोड़ दिया था? दोबारा सोचने पर शायद यह उनके भाग्य में लिखे होने के कारण था। जिस परिवार से वह संबंध रखता था उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और वे उसके भाग्य को सहन नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप वह एक परित्यक्त बच्चा बन गया जिसे निष्कासित कर दिया गया। वांग लुओ उत्तरी क्षेत्र की वर्तमान पीढ़ी का भाग्यशाली व्यक्ति है और वांग परिवार का नाजायज पुत्र है, जो रसायन विद्या में निपुण एक कुलीन परिवार है। वह जन्म से ही औषधि नसों के साथ पैदा हुआ था और रसायन विद्या में उसकी प्रतिभा असाधारण है। बचपन में उस पर एक दुष्ट व्यक्ति ने हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी औषधि नसें गलती से कट गईं। वांग लुओ जन्म से ही विशेष रक्त वाहिका नसें लिए हुए थे और रसायन विद्या में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। दुर्भाग्यवश बचपन में ही एक दुष्ट व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी रक्त वाहिका नसें गलती से कट गईं। हालांकि उनमें उत्कृष्ट प्रतिभा थी, लेकिन कटी हुई रक्त वाहिका नसों के कारण वे उसका उपयोग करने में असमर्थ थे। पिल मेरिडियन डिंग यू की हेवन विल स्वॉर्ड पल्स की तरह थे। इन्हें एक विशेष प्रतिभा और साथ ही एक विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट माना जाता था, जो दुनिया में शायद ही कभी देखने को मिलती थी। इसलिए रसायन विद्या के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक कुलीन परिवार वांग परिवार ने भी वांग लुओ की प्राकृतिक औषधि नसों का पता नहीं लगाया। अन्यथा वे उनकी औषधि नसों को पुनः जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते। भले ही वह नाजायज संतान था, लेकिन जब तक वांग लुओ के पिता मंदबुद्धि नहीं थे, तब तक वह ऐसे प्रतिभाशाली बेटे को नहीं छोड़ते। वांग लुओ पर बचपन में हमला हुआ था। यह मामला कुछ खास लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह हमला वांग परिवार के किसी सदस्य ने नहीं किया था, बल्कि उसकी मां से संबंधित था। 3 साल पहले वांग लुओ की मां उसके शरीर की खामियों का समाधान खोजने के लिए घर से चली गई थी। तब से उसका कोई पता नहीं चला। वांग लुओ की स्थिति भी बदतर हो गई। उस समय उसके खिलाफ साजिश रचने वाले लोग वास्तव में यह नहीं जानते थे कि उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद पित्त वाहिका तंत्रिकाएं हैं। हालांकि उस समय वांग लुओ को गंभीर रूप से घायल करने के कारण उसकी पित्त वाहिका तंत्रिकाएं अप्रत्याशित रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। कितना दुखद व्यक्ति था वो। इसके अलावा चू जुबान ने यह भी देखा कि वांग लुओ किसी और के साथ ताश की लड़ाई में बुरी तरह हार गया था, जिससे वांग परिवार को यह विश्वास हो गया कि उसने वांग परिवार के ताश के नियमों का पूरी तरह से अपमान किया है। उसे निष्कासित करना अपने आप में उसके खिलाफ एक साजिश थी। उसकी मंगेतर किसी और को पसंद करती थी, इसलिए उसने वांग लुओ के साथ अपनी शादी की सगाई तोड़ने का बहाना ढूंढने के लिए इस गड़बड़ की योजना बनाई। भाग्य के चुने हुए व्यक्ति के लिए यही अपेक्षित था।
वह अप्रत्याशित रूप से दक्षिणी क्षेत्र में आ गया और यहाँ तक कि चू परिवार के इलाके में भी घुस गया। प्रमोटेड कंटेंट। कोस्टार्स हु लॉस्ट कंट्रोल व्हाइल किसिंग ईच अदर। मो 242, 61, 81। ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत सस्ती है। मो 408, 102, 136। द 5 मोस्ट एम्बैरेसिंग रेड कार्पेट मोमेंट्स एवर। मो 810, 203, 270। वांग लुओ असमंजस में चलते हुए एक छोटे से आंगन को देखा। उसके कदम थम गए और वह मन ही मन दुविधा में पड़ गया कि उसे उस छोटे से आंगन में रुकना चाहिए या नहीं। अगर वह चू परिवार को उनके आध्यात्मिक क्रिस्टल के लिए इनाम देने का बहाना बनाकर उनके लिए कुछ औषधीय गोलियां तैयार कर दे तो वह चू परिवार में रह सकता है। तब उसके पास रहने की जगह होगी और वह धीरे धीरे अपने शरीर की कमियों का समाधान ढूंढ सकेगा। इसी क्षण एक आवाज उसके कानों में पड़ी। युवक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भविष्य अनिश्चित है? क्या आपको लगता है कि आप जीवन में अपनी दिशा खो चुके हैं? क्या आप उत्पीड़ित, निर्वासित, परित्यक्त और कचरे के ढेर के समान बने रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप कभी उठ खड़े होने के बारे में सोचते हैं? उन लोगों को पछतावा कराने के बारे में जिन्होंने कभी आपको नीचा दिखाया था। वांग लुओ का शरीर कांप उठा जब उसने छोटे से आंगन की ओर देखा। वरिष्ठ, आप कौन हैं? मैं भटके हुए लोगों के लिए आशा की किरण और ब्रह्मांड के सभी निकम्मों का उद्धारकर्ता माना जाता हूँ। नौजवान, जब तक तुम निकम्मे हो, अगर तुम मेरे अधीन अध्ययन करोगे तो तुम उन लोगों को पछतावा करवाओगे जिन्होंने कभी तुम्हें त्याग दिया था। वांग लुओ का चेहरा सदमे से भर गया था। उसे लगा कि यह वरिष्ठ व्यक्ति गंभीर नहीं है। उसने अपनी लार नीली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वरिष्ठ, मेरे शरीर में एक खामी के कारण मैं बेकार हो गया। कारण चाहे जो भी हो, जब तक तुम कचरे हो, तुम मेरे द्वारा बचाए जाने के योग्य हो। तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकता है। चू जुबान की आवाज अलौकिक थी, मानो वह प्राचीन काल से निकली हो। उसने एक छोटी समय आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया था। बेशक उसने इसका इस्तेमाल अपने क्षेत्र के भीतर ही किया था। उसके लिए केवल गहन स्तर के साधक वांग लुओ को मूर्ख बनाना कोई आसान काम नहीं था। वांग लुओ हैरान और उत्साहित था। क्या उसका सामना किसी अकल्पनीय विशेषज्ञ से हुआ था? एक महान अवसर। वांग लुओ जल्दी से छोटे से आंगन में दाखिल हुई। जूनियर वांग लू ने सीनियर का अभिवादन किया। जैसे ही वह छोटे से आंगन में दाखिल हुआ, वह झुकना चाहता था। घुटने टेक कर प्रणाम करो, मुझे अपना स्वामी मानो। वांग लुओ ने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाईं और चारों ओर 7 रंगों की दिव्य रोशनी चमकती हुई देखी। स्वर्ग को झकझोर देने वाली शक्ति से युक्त एक आकृति कुर्सी पर सीधी बैठी थी। धड़ाम। वांग लुओ इतना हैरान हुआ कि वह सीधे घुटनों के बल बैठ गया। वांग लुओ को पता था कि उसके जीवन का निर्णायक मोड़ आ चुका है। यह उनके लिए एक बेहतरीन अवसर था। शिष्य वांग लुओ ने गुरु को प्रणाम किया। डोंग डोंग डोंग। वांग लुओ ने इतनी जोर से 3 बार प्रणाम किया कि उसका माथा लाल और सूज गया। इन प्रणामों से चू जुबान बहुत संतुष्ट हुआ। उसने तो उसके अत्यंत निष्ठापूर्ण प्रणामों से निकलने वाली डोंग 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 की आवाज भी सुनी। तुम एकांत में रहे, फिर भी उत्तरी क्षेत्र से एक भाग्यशाली व्यक्ति पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने आया है। इसका पुरस्कार है स्वर्गीय शून्य अग्नि और स्वर्गीय शून्य अग्नि तकनीक। जैसा कि उम्मीद थी, सिस्टम का इनाम तब मिला जब उसने वांग लुओ को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इसके अलावा इनाम के तौर पर वह साधना तकनीक दी गई जो वांग लुओ के लिए सबसे उपयुक्त थी। उठना डॉट डॉट डॉट। वांग लुओ ने अपना सिर उठाया और उठ खड़ा हुआ। उसने चू जुबान को कुर्सी पर आलस्य से बैठे देखा। वहां न तो 7 रंगों का दिव्य प्रकाश था और न ही उसके आसपास स्वर्ग को हिला देने वाली शक्ति वाला कोई व्यक्ति था। अभी अभी जो दृश्य सामने आया वह लगभग एक भ्रम जैसा प्रतीत हुआ। हालांकि वांग लुओ जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं हो सकता। उसका गुरु दिखने में तो जवान लग रहा था, लेकिन शायद वह कोई बुरा राक्षस हो। आज से तुम मेरे दूसरे शिष्य हो। चू जुबान ने डिंग यू और सू शियान र को पॉकेट डायमेंशन से बाहर बुलाया। ये आपके बड़े भाई डिंग यू हैं। उन्होंने उनका परिचय वांग लुओ से कराया और वांग लुओ ने उनका परिचय उनसे कराया। सू शियान हैरान थी। क्या उसने फिर से किसी शिष्य को अपना शिष्य बनाया? डिंग यू ने वांग लुओ को गौर से देखा। वांग लुओ गहन क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर था और वह बहुत ही दयनीय और हताश दिख रहा था। फिर भी डिंग यू ने उसे जरा भी नीचा नहीं समझा। अगर वह अपने गुरु की नजरों में आने में कामयाब रहा तो उसमें असाधारण प्रतिभा रही होगी। सू शियान पहले ही सत्य क्षेत्र के पहले स्तर को पार कर चुकी थी और डिंग यू भी एकता क्षेत्र को पार कर चुका था। पॉकेट डायमेंशन की मदद से उन दोनों ने बेहद तेजी से साधना की। चू जुबान ने वांग लुओ की ओर देखते हुए कहा, बचपन में तुम्हारी जन्मजात औषधि नाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण वह कट गई थी। इससे तुम्हारी रसायन विद्या की साधना सीमित हो गई थी। वांग लुओ का शरीर कांप उठा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और बुदबुदाया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अंततः उसे समझ में आया कि उसके शरीर में मौजूद खामियां इसी पदार्थ के कारण थीं। जब उसे अपने बचपन में हुए हमले का दृश्य याद आया तो वह घृणा से भर गया। इसका बदला लेना ही होगा। मेरे पास एक ऐसी गोली है जो आपकी टूटी हुई पित्तनलिकाओं को फिर से जोड़ सकती है। मेरे पास एक ऐसा खजाना भी है जो आपकी टूटी हुई पित्तनलिकाओं को फिर से जोड़ सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी टूटी हुई पित्तनलिकाओं को फिर से जोड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं। हालांकि इन तरीकों का उपयोग करने पर फिर से जोड़ी गई पित्तनलिकाएं अब जन्मजात पित्तनलिकाएं नहीं रहेंगी। आपकी जन्मजात पित्तनलिकाएं प्रसवोत्तर पित्तनलिकाएं बन जाएंगी। हालांकि आपकी प्रतिभा में सुधार होगा, फिर भी इसकी तुलना आपकी जन्मजात पित्तनलिकाओं से नहीं की जा सकती। वांग लुओ की आंखें लाल हो गई थीं। उसे उस रहस्यमय हमलावर के प्रति और भी अधिक आक्रोश सताने लगा था जिसने उसे चुपके से घायल कर दिया था। उसके शरीर में जन्मजात पित्तनलिकाएं थीं। उन्हें दोबारा जोड़ने के बाद वे केवल प्रसवोत्तर पित्तनलिकाएं ही रह जाएंगी। भला वह इससे कैसे संतुष्ट हो सकता है? चू जुबान ने आगे कहा, मेरे पास स्वर्गीय शून्य अग्नि है जो आपकी टूटी हुई नसों को फिर से जोड़ सकती है।
इससे न केवल आपकी जन्मजात रक्त वाहिका नसों की गुणवत्ता बनी रहेगी, बल्कि उनकी क्षमता में और भी सुधार होगा। हालांकि मेरिडियन को स्वर्गीय शून्य अग्नि से पुनः जोड़ना अपने शरीर को आग से जलाने और स्वयं को यातना देने के समान है। इस पुनः संयोजन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको 49 दिनों तक कष्ट सहना पड़ेगा, जिसके बाद आप स्वर्गीय शून्य अग्नि को अपने उपयोग के लिए परिष्कृत कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छाशक्ति इतनी दृढ़ नहीं है कि आप अपने शरीर को जलाने वाली स्वर्गीय शून्य अग्नि के दर्द को सहन कर सकें, तो आपकी इच्छाशक्ति ध्वस्त हो जाएगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। बेशक अगर आप अपने शरीर को जलने की यातना सह सकते हैं और दिव्य अग्नि से शुद्ध कर सकते हैं, तो इसके लाभ अनंत हैं। आप चुन सकते हैं। वांग लुओ की निगाहें दृढ़ थीं और उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं अपनी पित्त नलिकाओं को फिर से जोड़ने के लिए स्वर्गीय शून्य अग्नि का उपयोग करना चुनता हूं। क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? हालांकि शून्य स्वर्ग ज्वाला आपकी नसों को फिर से जोड़ सकती है और उनकी अंतर्निहित क्षमता को बनाए रख सकती है, लेकिन यदि आप इसकी अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपका दाव आध्यात्मिक शक्ति लुप्त हो जाएगा। वांग लुओ ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, मैं वांग लुओ या तो आकाश में विलीन होकर संसार में अद्वितीय बनूंगा या फिर चुपचाप संसार से विलीन हो जाऊंगा। मैं साधारण जीवन जीने को तैयार नहीं हूं। शाबाश छोटे भाई, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। डिंग यू ने ताली बजाई और खुशी से चिल्लाया। चू जुबान ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर मैं तुम्हें स्वर्गीय शून्य अग्नि तकनीक सिखाऊंगा। उसने अपना हाथ उठाया और उंगली से इशारा किया और स्वर्गीय शून्य अग्नि तकनीक का पहला अध्याय वांग लुओ को सौंप दिया गया। बाद में जब वह स्वर्ग लोक में पहुंच जाता तो वह साधना की शेष तकनीकें दूसरों को सिखाता। वांग लुओ की वर्तमान साधना अवस्था को देखते हुए उसके लिए पूरी साधना तकनीक को आत्मसात करना किसी भी तरह से संभव नहीं था। वांग लुओ की आंखें थोड़ी बंद थीं क्योंकि वह मन ही मन साधना तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा था। वह बेहद हैरान था। यह बहुत शक्तिशाली था। ये किस स्तर की कृषि तकनीक थी? वांग लुओ बेहद उत्साहित था। उसका चुनाव गलत नहीं था। ये वास्तव में उसके लिए एक शानदार अवसर था। वांग लुओ द्वारा साधना तकनीक के प्रारंभिक चरणों को समझने और औषधि नसों को पुनः जोड़ने का तरीका जानने के बाद उन्होंने स्वर्गीय शून्य अग्नि तकनीक का अभ्यास शुरू किया। चू जुबान के हाथ के ऊपर एक तैरती हुई लौ दिखाई दी। लौ देखने में उतनी गर्म नहीं लग रही थी, लेकिन किसी तरह उस लौ के भीतर छिपी भयावह शक्ति का एहसास हो रहा था। जब किसी की इच्छाशक्ति लौ को छूती थी तो ऐसा लगता था कि वह पल भर में जलकर राख हो जाएगी। वांग लुओ की ओर देखते हुए चू जुबान ने फिर कहा, तुम अभी भी कुछ और चुन सकते हो। ये लौ असाधारण है। डिंग यू और सू शियान एर के चेहरे गंभीर हो गए। स्वर्गीय शून्य अग्नि अत्यंत भयानक थी। उसकी आभा का एक अंश ही उनकी जिज्ञासा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। वांग लुओ गहन ज्ञान के छठे स्तर पर ही था। वह इसे कैसे निखार सकता था? वह अग्नि परीक्षा को कैसे सहन कर सकता था? चू जुबान के हाथ में मौजूद स्वर्गीय शून्य अग्नि पूर्ण नहीं थी। यह मुख्य ज्वाला से अलग हुई एक पतली सी लकीर मात्र थी। स्वर्गीय शून्य अग्नि ऐसी चीज नहीं थी जिसे वांग लुओ पूरी तरह से परिष्कृत कर सके। मंत्र नाड़ियों को जोड़ने की बात तो दूर, अगर वह मुख्य ज्वाला की आभा के एक छोटे से अंश को भी छू लेता तो उसके शरीर का राख तक नहीं बचता। स्वर्गीय शून्य अग्नि की इस धारा को चू जुबान ने संसाधित किया था। यदि वांग लुओ की इच्छाशक्ति पर्याप्त रूप से दृढ़ होती तो वह इसे परिष्कृत कर सकता था। हालांकि यह मुख्य ज्वाला का सिर्फ एक अंश था, लेकिन एक बार जब इसे परिष्कृत करके वांग लुओ की औषधि नसों से फिर से जोड़ दिया गया तो यह उसकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ बढ़ने में सक्षम होगा। स्वर्गीय शून्य अग्नि की यह धारा वांग लुओ के लिए अपने वर्तमान प्रमुख क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा स्वर्गीय शून्य अग्नि की सहायता से वह आसानी से गोलियां बना सकेगा जो उसकी रसायन विद्या की साधना में सहायक होंगी। वांग लुओ की निगाहें दृढ़ थीं और उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं स्वर्गीय शून्य अग्नि को परिष्कृत करना चुनता हूं। एक नजर में ही पता चल जाता था कि दिव्य शून्य अग्नि असाधारण थी। अगर वह ऐसी दिव्य ज्वाला से वंचित रह जाता तो वह कैसे उत्थान कर पाता? वह कैसे बदला ले पाता? वह भविष्य में उत्तरी क्षेत्र के वांग परिवार को कैसे कुचल सकता है? वह उस महिला को कैसे माफ कर सकता था जिसने उसे अपमानित किया और शादी की सगाई तोड़ दी? ठीक है, तो आप इस लॉ का उपयोग अपनी दवा की नसों को फिर से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। चू जुबान ने हाथ हिलाकर वांग लुओ को पॉकेट डायमेंशन में भेज दिया। आप इस पॉकेट आयाम में स्वर्गीय शून्य अग्नि को परिष्कृत कर सकते हैं। वांग लुओ बेहद हैरान था। पलक झपकते ही वह एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर पहुंच गया। जिधर भी उसने देखा, धरती आध्यात्मिक औषधियों से भरी हुई थी। विस्मयबोध में मत खो जाओ। ध्यान केंद्रित करो और तैयारी करो। दवा के सेवन से संबंधित तंत्रिकाओं को पुनः जोड़ो। चू जुबान की आवाज सुनकर वांग लुओ होश में आ गया। उसने गहरी सांसें ली और पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया। डिंग यू और सू शियान एर भी पॉकेट डायमेंशन में प्रवेश कर गईं और चुपचाप वांग लुओ को देखने लगी। चू जुबान ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्गीय शून्य अग्नि की एक धारा उड़कर वांग लुओ के शरीर पर जा गिरी। वांग लुओ दर्द से चीख उठा और पल भर में आग की लपटों में घिर गया। वह इतनी पीड़ा में था कि उसका चेहरा विकृत हो गया। फिर भी उसने अपना हौसला बनाए रखा और स्वर्गीय शून्य अग्नि तकनीक का निरंतर अभ्यास करता रहा। स्वर्गीय शून्य अग्नि की धारा को परिष्कृत करने और उसे वश में करने का प्रयास करता रहा। उसने अपनी शरीर में उस धारा को समाहित करने का प्रयास किया ताकि उसकी रक्त वाहिकाएं फिर से जुड़ सकें। आग की लपटें धीरे धीरे सिकुड़ती गईं और वांग लुओ के शरीर में प्रवेश कर गईं। सू शियान एर मुड़कर चली गई, आगे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस आदमी के सारे कपड़े जल चुके थे और अब चूंकि आग की लपटें उसके शरीर के बाहर की बजाय अंदर थी, इसलिए उसका नग्न शरीर निश्चित रूप से सबके सामने आ जाएगा। वांग लुओ पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर पर आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर मानो लाल गरम लोहे जैसा लग रहा था। चारों दिशाओं में भीषण गर्मी फैल गई। उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि वह फिर भी नहीं गिरा। उसने उन्मादपूर्वक स्वर्गीय शून्य अग्नि तकनीक का प्रयोग किया। धीरे धीरे टूटी हुई रक्त नलिकाओं को फिर से जोड़ते हुए स्वर्गीय शून्य अग्नि की धारा को वश में किया और परिष्कृत किया।
वांग लुओ को ऐसा लग रहा था मानो वह एक अंतहीन यातना में फंसा हुआ है। कई बार उसे लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, लेकिन जब उसे अपने साथ हुए अपमान की याद आती तो उसकी घृणा उसे दांत पीसकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। मैं, वांग लुओ, उन लोगों को जिन्होंने कभी मुझे नीचा दिखाया, मुझ पर हंसे, मुझे त्याग दिया और मुझे अपमानित किया, उन्हें विस्मय और अंतहीन पश्चाताप के साथ मेरी ओर देखने के लिए मजबूर करूंगा। इसी दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर वांग लुओ ने अटूट रूप से अपना प्रयास जारी रखा। प्रश्नवाचक चिन्ह। चू जुबान ने वांग लुओ की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी। पूरे क्षेत्र के भाग्य स्वरूप चुने गए व्यक्ति के रूप में उसे इस छोटी सी कठिनाई को सहन करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? उसे सिस्टम का कल्टीवेशन बूस्ट रिवॉर्ड मिल पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि वांग लुओ हेवनली वॉर्ड फायर को वश में करके उसे परिष्कृत कर पाएगा या नहीं। एक बार जब वांग लुओ स्वर्गीय शून्य अग्नि को वश में कर लेगा और उसे परिष्कृत कर लेगा तो उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी और यह संभव है कि उसकी साधना सीधे अगले प्रमुख स्तर में प्रवेश कर जाएगी। वह शायद गहन जगत के छठे स्तर से आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर तक भी पहुंच सकता है। अगर उसने इतनी जल्दी सफलता हासिल कर ली और स्वर्गीय शून्य अग्नि को परिष्कृत कर लिया तो सिस्टम का इनाम काफी उदार होना चाहिए, है ना? चू जुबान के विचार क्षण भर के लिए संभावित पुरस्कार में खो गए, जिसके बाद उसने डिंगयू की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, क्या मुझे एक अद्वितीय और भयंकर तलवार लानी चाहिए और उसे इसे वश में करने की कोशिश करने देना चाहिए। हालांकि डिंगयू ने अपनी साधना को बढ़ावा देने वाले पुरस्कार में पहले ही काफी योगदान दे दिया था, इसलिए भले ही वह अद्वितीय भयंकर तलवार को वश में कर ले, सिस्टम शायद उसे कोई और पुरस्कार नहीं देगा। चू जुबान को इस विचार को छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने ये निर्णय लिया था कि भविष्य में जब वे अपने नए शिष्यों को अपने शिष्य बनाएंगे तो उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वांग लुओ 39 दिनों से पॉकेट डायमेंशन में था और बाहरी दुनिया में ज्यादा समय नहीं बीता था। चू जुबान ने कुछ देर तक देखा और पाया कि वांग लुओ के शरीर पर व्याप्त प्रचंड आभा अब संकुचित होने लगी थी। उसका विकृत चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। उनकी साधना की आभा बढ़ने लगी। उनकी दवा की नसों को पहले ही पुनः जोड़ दिया गया था। भाग्य से चुने गए व्यक्ति से यही अपेक्षा थी। उसने स्वर्गीय शून्य अग्नि को सफलतापूर्वक वश में कर लिया था और उसे परिष्कृत कर दिया था। डिंगयू ने देखा कि वांग लुओ संकट के चरण से गुजर चुका है, इसलिए वह अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए वापस चला गया और जल्द से जल्द सत्य के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने लगा। यह अफवाह थी कि दक्षिणी क्षेत्र में सम्राट स्तर तक पहुंचना असंभव है। डिंगयू को पूरा विश्वास था कि यदि वह सत्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया तो वह निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र का शीर्ष गुरु बन जाएगा। वह 9 तलवारों वाले पर्वत के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को तलवार के एक ही वार से मार सकता था। वो दिन दूर नहीं थे जब वह गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकेगा। इसके अलावा अपने गुरु की विधियों से उसके लिए सम्राट पद तक पहुंचना असंभव नहीं होगा। वांग लुओ के शरीर के चारों ओर आग भड़क उठी। झुलसा देने वाली गर्म लपटों ने उसे घेर लिया, जिससे उसका पूरा शरीर आग के गोले में बदल गया। उसका साम्राज्य आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश कर गया। आपके मार्गदर्शन में आपके शिष्य ने शीघ्र ही विभिन्न स्तरों को पार कर लिया है। उन्होंने अथक परिश्रम से दिव्य शून्य अग्नि को वश में किया और उसे परिष्कृत किया। आपको 100 वर्षों की साधना और पूर्ण 100 तापन दिव्य तकनीक का वरदान प्राप्त हुआ है। सिस्टम का इनाम आ चुका था। 100 वर्षों की खेती। जैसा कि अपेक्षित था, यदि वह नियति द्वारा चुने गए व्यक्ति को स्वीकार कर लेता और वह व्यक्ति शीघ्र ही अगले लोक में प्रवेश कर जाता तो उसे प्रणाली का पुरस्कार प्राप्त हो जाता। इसके बाद चू जुबान ने 100 वर्षों की साधना का फल प्राप्त करने का विकल्प चुना। वह सर्वोच्च क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश करने लगा। 100 वर्षों की साधना का फल चू जुबान को सर्वोच्च क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश दिलाने के लिए पर्याप्त था। पूर्ण रूप से सिद्ध की गई 100 तापन दिव्य तकनीक एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य आत्मा तकनीक थी जो शाश्वत और अमर थी। पूर्ण 100 तापन दिव्य तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई दिव्य आत्मा शाश्वत रूप से जीवित रह सकती है और यदि उसकी दिव्य आत्मा का केवल एक अंश ही शेष रह जाए तो भी वह पुनर्जीवित होकर ठीक हो सकती है। चू जुबान वर्तमान में सर्वोच्च क्षेत्र के केवल छठे स्तर पर था, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति 9वें स्तर के सर्वोच्च क्षेत्र के साधक से कम नहीं थी। वास्तव में उनकी दिव्य आत्मा की दृढ़ता के मामले में ये पहले से ही स्वर्गलोक के एक विशेषज्ञ की दिव्य आत्मा के तुलनीय थी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि 100 तापन की दिव्य तकनीक कितनी शक्तिशाली थी। चू जुबान को जब 100 तापन दिव्य तकनीक का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसने पाया कि ये दिव्य आत्मा तकनीक आक्रमण और रक्षा का संयोजन थी और जिस तरह से ये दिव्य आत्मा का उपयोग करती थी वह अत्यंत रहस्यमय थी। प्रदान की गई दिव्य आत्मा की गुप्त तकनीकों में आत्मा क्लोन तकनीक, आत्मा प्रतिस्थापन तकनीक आदि शामिल थी। चू जुबान अधिकांश दिव्य आत्मा गुप्त तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, वह आत्मा क्लोन तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था। वह छोटे से आंगन से बाहर नहीं निकल सकता था। दूसरी ओर, आत्मा प्रतिस्थापन तकनीक किसी व्यक्ति की आत्मा के एक हिस्से का उपयोग करके उसकी दिव्य आत्मा के स्थान पर मरने की एक तकनीक मात्र थी। मूल दिव्य आत्मा शत्रु की दृष्टि से छिपी रहती थी। वांग लुओ ने एक ही सांस में आध्यात्मिक क्षेत्र के छठे स्तर को पार कर लिया, जिसके बाद वह रुक गया। कुछ दिनों तक अपनी साधना को सुदृढ़ करने के बाद वह उत्साहपूर्वक छोटे से आंगन में लौट आया। उसने आदरपूर्वक चू जुबान के सामने घुटने टेके और 3 बार प्रणाम किया। आपका शिष्य इस अपार कृपा के लिए गुरुजी का धन्यवाद करता है। चू जुबान के बिना वांग लुओ आज उस मुकाम पर नहीं होते जहां वे हैं। चू जुबान उनके दिल में एक देवता के समान था। आप में गजब का धैर्य है। मैंने आपको गलत नहीं समझा। चू जुबान बहुत प्रसन्न हुआ। आखिरकार वांग लुओ ने 100 वर्षों की साधना उसके लिए समर्पित की थी और वह एक अच्छा शिष्य था। वांग लुओ को वांग परिवार ने निष्कासित कर दिया था और उसे अपनी सगाई तोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया था। वह अपमानित हो चुका था और अपने दिल में दबी हुई क्रोध और बदला लेने की इच्छा को दबाए हुए था। एक नवोदित रसायन शास्त्री के रूप में उनका बहुत लोकप्रिय होना स्वाभाविक था। वांग लुओ की इस नई प्रतिभा के साथ ये केवल समय की बात थी कि वह एक दिव्य श्रेणी की गोली बनाने में सक्षम हो जाए। उस समय अनगिनत लोग होंगे जो उसकी मदद चाहेंगे, साथ ही बहुत सी खूबसूरत महिलाएं भी होंगी।
हालांकि वांग लुओ के एक भावुक व्यक्ति बनने की संभावना अधिक नहीं थी, फिर भी चू जुबान को लगा कि उसे कुछ सलाह देना और उसमें सही मूल्यों को स्थापित करना आवश्यक है। चाहे उनके पुरुष शिष्य हों या भविष्य में उनकी महिला शिष्याएं, उनमें से कोई भी सिंह नहीं हो सकता था। ये सोचते हुए चू जुबान ने कहा कि मियाग्री का मार्ग अंतहीन मोह, चापलूसी और दुर्लभ खजानों के प्रलोभन से भरा है। इनमें से सुंदरता से सावधान रहना सबसे कठिन है। वांग लुओ ने आदरपूर्वक सुना। आखिरकार उससे उसके गुरु बात कर रहे थे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे दिल में किसी स्त्री का स्थान नहीं होना चाहिए। रसायन शास्त्र ही तुम्हारा ईश्वर है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हें सुंदरता से मोहित नहीं होना है, सुंदरता से प्रभावित नहीं होना है और प्रेम से भी प्रभावित नहीं होना है। यदि आप सौंदर्य या प्रेम से प्रभावित होते हैं तो आपका हृदय अब रसायन विद्या के मार्ग पर केंद्रित नहीं रहेगा और फिर रसायन विद्या का आपका मार्ग समाप्त हो जाएगा। प्राचीन काल से ही जो लोग सौंदर्य के प्रति आसक्त रहे हैं और जो प्रेम के प्रति दीवाने रहे हैं, अंततः प्रेम के लिए ही मरेंगे। वे प्रेम के लिए मरेंगे और फिर संसार से विलीन हो जाएंगे। ये बात तुम्हें अवश्य याद रखनी चाहिए। वांग लुओ का हृदय कांप उठा। उसने गंभीरता से कहा, मैं अपने गुरु की शिक्षाओं को सदा याद रखूंगा। मैं सदा याद रखूंगा कि मेरे हृदय में किसी स्त्री का स्थान नहीं होना चाहिए। रसायन शास्त्र ही मेरा ईश्वर होगा। मैं कभी भी सुंदरता के मोह में नहीं पड़ूंगा। तुम एक होनहार युवक हो। चू जुबान बेहद प्रसन्न हुआ। वांग लुओ जितना अधिक इसे समझेगा उतना ही वह रसायन विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसके दिल में कोई स्त्री नहीं होती थी और एक बार जब रसायन शास्त्र ही उसका ईश्वर बन जाता था तो वह स्वाभाविक रूप से एक ईश्वर समान रसायन शास्त्र का उस्ताद बन जाता था। तुम रसायन विद्या के मार्ग पर चलोगे। दिव्य शून्य अग्नि को परिष्कृत करने के बाद तुम स्वाभाविक रूप से रसायन विद्या में निपुण हो जाओगे और युद्ध में बहुत कमजोर नहीं रहोगे। मेरे शिष्य के रूप में तुम्हारी शक्ति कमजोर नहीं हो सकती। जैसे ही चू जुबान बोल रहा था उसने एक रसायन भट्टी और एक कैटेल पत्ती का पंखा निकाला। चूंकि आपने स्वर्गीय शून्य अग्नि को परिष्कृत करने में सफलता प्राप्त कर ली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह भट्टी और केतली के पत्ते का पंखा आपको अपना स्वामी मानेंगे। मैं इन्हें आपको प्रदान करता हूं। चाहे वह औषधि रखने का पात्र हो या पंखा, वे दोनों ही दिव्य कलाकृतियां थीं। वांग लुओ की शक्ति स्वाभाविक रूप से दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करने के लिए अपर्याप्त थी। हालांकि वह एक रसायनज्ञ था और औषधि पात्र रसायनज्ञों के लिए ही बना था। यह युद्ध में प्रयुक्त होने वाली कोई दिव्य कलाकृति नहीं थी। जब तक वह कड़ाही को खुद को उसका स्वामी मानने के लिए राजी कर लेता, तब तक वह बिना किसी समस्या के उसका उपयोग गोलियां बनाने के लिए कर सकता था। इसके अलावा वांग लुओ के पास दिव्य शून्य अग्नि थी। ये ज्वाला असाधारण थी और दिव्य औषधि पात्र को प्रज्वलित करने में सक्षम थी। कैटेल के पत्तों से बना पंखा गोली बनाने वाली भट्टी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें कुछ आक्रामक शक्ति थी और इसका उपयोग हवा उत्पन्न करने और आग फैलाने के लिए किया जा सकता था। दिव्य कलाकृतियों को भी विभिन्न प्रकारों और श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कुछ दिव्य कलाकृतियों का उपयोग गहन स्तर के लोग कर सकते थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। फिर भी ऐसे दिव्य कलाकृति से लैस होकर कोई भी लगभग निश्चित रूप से अपने ही स्तर के लोगों को हरा सकता है। गुरु आपका धन्यवाद। वांग लुओ बेहद उत्साहित थी। एक दिव्य श्रेणी की दवा बनाने वाली भट्टी। वांग परिवार की रक्षक औषधि भट्टी मात्र एक अर्ध दिव्य कलाकृति थी। फिर भी इस अर्ध दिव्य कलाकृति ने वांग परिवार को उत्तरी क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति हासिल करने और इसके सबसे बड़े कुलों में से एक बनने में सक्षम बनाया था। चू जुबान ने 2 और नियमावली फेंकी और कहा, यह असंख्य अमृत शास्त्र और असंख्य आत्मा शास्त्र है। यह नियमावली असंख्य अमृत शास्त्रों और असंख्य आत्मा शास्त्रों की एक प्रति थी। वांग लुओ ने मैनुअल खोला और उसमें लिखे शब्दों और चित्रों पर एक नजर डाली। सरसरी नजर डालने के बाद ही वह उसमें मौजूद रसायन विद्या की तकनीकों और दवाइयों के सूत्रों को देखकर दंग रह गया। इसके अलावा वह मैनुअल स्वयं में एक अनमोल खजाना था। इतनी छोटी सी पुस्तिका में कितनी सारी सामग्री दर्ज थी। जब तक किसी के पास बहुत अधिक साधन न हो, तब तक कीमियागरों के लिए इस तरह का सर्वोच्च संसाधन लिखना असंभव था। वांग लुओ को माय रीड एलिक्सिर स्क्रिप्चर और माय रीड स्पिरिट स्क्रिप्चर सौंपने के बाद चू जुबान ने हमेशा की तरह उसे छिपाने की तकनीक सिखा दी। उन्होंने कुछ गुप्त तकनीकों को भी शामिल किया। इसमें अचल पर्वत तकनीक भी शामिल थी, जो एक बेहतरीन रक्षात्मक तकनीक थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन गुप्त तकनीकों से लैस वांग लुओ अपने ही स्तर के रसायन शास्त्रियों के बीच लगभग अजेय था। वह निस्संदेह कीमियागरों में सबसे शक्तिशाली प्राणी होगा। सौतापन दिव्य तकनीक पूरी हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा सोचने के बाद चू जुबान ने सौतापन दिव्य तकनीक का पहला भाग सुशियान, एट डिंगयू और वांग लुओ को सौंपने का फैसला किया। जब चूयुन वापस आएगी तो वह उसे भी ये दे देगा। उसने उन्हें पॉकेट डायमेंशन से बाहर बुलाया। आज मैं आपको आत्मा की एक बेहतरीन तकनीक सिखाऊंगा। इसके बाद चू जुबान ने उन तीनों को सौतापन की दिव्य तकनीक प्रदान की। साथ ही उन्होंने उन तीनों को आत्मा का प्रतिरूपण करने की तकनीक और आत्मा प्रतिस्थापन की तकनीक भी प्रदान की। ... उन्हें इन गुप्त आध्यात्मिक तकनीकों की आवश्यकता नहीं थी। भविष्य में जब वे तीनों साधना के विशाल संसार का अन्वेषण करने निकलेंगे, तब ये तकनीकें उनके काम आ सकती हैं। ये बात विशेष रूप से आत्मा प्रतिस्थापन तकनीक के बारे में सच थी। नाजुक क्षणों में ये तकनीक उनकी जान बचा सकती थी। सुशियान, एड और बाकी दोनों चौंक गए। यह आत्मा तकनीक बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय थी। उन्हें लगा कि चू जुबान की ताकत अथाह है। उन तीनों को साधना जारी रखने के लिए वापस पॉकेट आयाम में भेजने के बाद चू जुबान ने माय रीड हेवनली मिरर निकाला। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें समाहित कर दी और असंख्य स्वर्गीय दर्पण एक यादृच्छिक स्थान से जुड़ गया। प्रकाश की तरंगें उठीं और एक छवि का प्रक्षेपण दिखाई दिया। एक चट्टान, एक प्राचीन वृक्ष और एक सुंदर महिला। एक चट्टान से जुड़ा हुआ 10,000 दिव्य दर्पण। एक विशाल चट्टान पर पुरुष के वेश में एक सुंदर स्त्री पालथी मारकर बैठी थी। वह महिला खेती कर रही थी। चट्टान पर एक प्राचीन वृक्ष था जिस पर विरल पत्तियां थीं। चू जुबान की निगाह उस महिला पर पड़ी। महिला बेहद खूबसूरत थी और उससे एक वीर भाव झलक रहा था।
उनकी वीरता का भाव स्वाभाविक प्रतीत होता था और उनकी सुंदर उपस्थिति के साथ पूरी तरह से मेल खाता था, जिससे पूरे दृश्य में एक विशेष आकर्षण आ जाता था। कितनी खूबसूरत महिला है, चू जुबान ने हैरानी से कहा। कितनी वीर और साहसी सुंदरी है। फिर उसने महिला के साधना स्तर की जांच की। वह सम्राट स्तर के तीसरे स्तर पर थी। अचानक चू जुबान ने गौर किया कि वह महिला ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। वह लगभग 20 वर्ष की ही लग रही थी। आगे पढ़ने के लिए 0NMYB0XN0BL कॉम पर जाएं। हालांकि किसान अपनी युवावस्था को बरकरार रख सकते थे, लेकिन विशेषज्ञों के सामने उनकी उम्र को छिपाया नहीं जा सकता था। चू जुबान की ताकत दूसरे पक्ष की तुलना में कहीं अधिक थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक नज़र में ही महिला की अनुमानित उम्र बता सकता था। इतनी कम उम्र में ही वह सम्राट क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। सत्य के क्षेत्र में 20 वर्ष की आयु के कई लोग थे और वे सभी शीर्ष प्रतिभावान माने जाते थे। हालांकि 20 वर्ष की आयु का कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति सम्राट बनने की राह पर तब तक नहीं चल सकता था जब तक कि उसे कुछ विशेष अवसर प्राप्त न हो जाएं। यह एक बहुत बड़ी बाधा थी। भले ही किसी को गहन क्षेत्र से सत्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल 10 वर्ष ही लगे, फिर भी वह सम्राट क्षेत्र के मार्ग में आने वाली बाधा पर लंबे समय तक अटका रहेगा। उन्हें संचय करने के लिए समय की आवश्यकता होगी और उन्हें सफलता प्राप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। चू जुबान इस बात के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी कि इस महिला को 100 साल के सम्राट क्षेत्र की सीमा को पार करने की अनुमति देने वाली विशेष परिस्थिति क्या थी। वह तुरंत ही उस वीर महिला में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। लुओ यंग पूर्वी क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में स्थित लुओ परिवार के सर्वोच्च प्रिय हैं, जो एक मानव राजा का परिवार है। वे मानव राजा के रक्त से परिपूर्ण हैं और महान किन सम्राट किन यंग के पुनर्जन्म हैं। उनका पुनर्जन्म मानव राजा के दाव हथियार का उपयोग करके हुआ है। हेवन सीक्रेट्स ओरिजिन प्रोबिंग तकनीक के तहत महिला की पहचान उजागर हुई। शुरुआत में चू जुबान को झटका लगा। उसका इतना प्रभावशाली पृष्ठभूमि थी। वह मध्य क्षेत्र के मानव राजा के परिवार से थी और उसमें मानव राजा का वंश था। हालांकि जब वह जांच तकनीक के विवरण के अंत तक पहुंचा तो चू जुबान स्तब्ध रह गया। धिक्कार है, क्या वह महान किन सम्राट का पुनर्जन्म थी? क्या महान किन सम्राट एक महिला थी? वास्तव में क्या दक्षिणी प्रांत को एकजुट करने और महान किन साम्राज्य की स्थापना करने वाली अद्वितीय हस्ती वास्तव में एक महिला थी? कुछ तो गड़बड़ थी। चू जुबान ने गहरी सांस ली और महिला के मूल स्थान की जांच जारी रखी। किन यंग ने मानव राजा के दाव हथियार का सहारा लेकर लुओ परिवार में पुनर्जन्म लिया। क्या इसका मतलब यह है कि वह उस समय मर गया था और उसकी आत्मा बच निकली? साथ ही उसने असुर प्राचीन भूमि के लिए एक योजना तैयार कर ली थी और अपनी वापसी की योजना बना ली थी। आगे की जांच के बावजूद वह किन यंग के असली लिंग का पता नहीं लगा सका, क्योंकि स्वर्ग के रहस्यों की उत्पत्ति की जांच तकनीक बाधित हो गई थी। किन यंग के शरीर में मौजूद ह्यूमन किंग दाव वेपन बाधा उत्पन्न कर रहा था। चू जुबान केवल सर्वोच्च स्तर पर था और स्वर्ग के रहस्यों की उत्पत्ति की जांच तकनीक मानव राजा दाव हथियार के हस्तक्षेप को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। पूर्वी क्षेत्र का मध्य प्रांत। किन यंग वास्तव में पूर्वी क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में मानव राजा के लुओ परिवार के सदस्य के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई थी। क्या किन केयुन को इसके बारे में पता था? मानव राजा का परिवार वास्तव में एक उच्च कोटि का गुट था। जिन्हें मानव राजा कहा जा सकता है, वे सभी अद्वितीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने मानव जाति के उत्थान का नेतृत्व किया और अपने क्षेत्र को एकजुट किया। मानव जाति द्वारा आबाद किए गए 5 क्षेत्र अफवाहों में वर्णित मानव राजाओं से संबंधित थे। मानव जाति के 5 क्षेत्रों में से केवल उत्तरी क्षेत्र में ही कभी कोई मानव राजा उत्पन्न नहीं हुआ था। अन्य क्षेत्र अलग थे। उनके मानव राजाओं के उदय ने, जिन्होंने चारों दिशाओं में भूमि पर विजय प्राप्त की और सभी शत्रुओं का नाश किया, मानव जाति को उन क्षेत्रों का नेता बना दिया। इसी वजह से उन्हें मानव राजा कहा जाता था। पूर्वी क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों से बहुत दूर था, इसलिए चू जुबान को उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और लुओ परिवार का उल्लेख केवल कुछ प्राचीन पुस्तकों में ही मिलता है। किन यंग वास्तव में लुओ परिवार में पुनर्जन्म लेकर आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके मानव राजा दाओ वेपन को लुओ परिवार के मानव राजा ने पीछे छोड़ दिया हो? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या महान किन सम्राट वास्तव में एक महिला थी? किसी कारणवश चू जुबान को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। किन यंग के शरीर पर असंख्य स्वर्गीय दर्पण का अंतिम चिन्ह लगाने के बाद चू जुबान ने असंख्य स्वर्गीय दर्पण को निष्क्रिय कर दिया। आज उन्हें एक अप्रत्याशित आश्चर्य का सामना करना पड़ा। माइरियड हेवनली मिरर का संपर्क किन यंग से हो गया था, जो असुर प्राचीन भूमि के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के साथ साथ उस समय योजना बनाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति भी थे। दूसरे पक्ष का पहले ही पुनर्जन्म हो चुका था। इसके अलावा उनका पुनर्जन्म पूर्वी क्षेत्र के लुओ परिवार में हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी मानव राजा के परिवार की शक्ति का उपयोग करके बदला लेना चाहता हो और एक बार फिर से उठ खड़ा होना चाहता हो? उत्तरी क्षेत्र में आज तक कोई मानव राजा पैदा नहीं हुआ था। संभवतः कोई भी शक्तिवान परिवार की ताकत का सामना नहीं कर सकती है ना? चू जुबान ने बाओ होंग्यान को एक संदेश भेजा जिसमें उनसे किन कियुन को आंगन में आने के लिए कहने का अनुरोध किया गया था। चू जुबान को लगा कि किन यंग के लिंग के बारे में किन कियुन से पूछना आवश्यक है। क्या महान किन सम्राट वास्तव में एक महिला थी? किन यंग के बारे में बहुत कम अभिलेख उपलब्ध थे, लेकिन जो कुछ अभिलेख उपलब्ध थे उनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि दक्षिणी क्षेत्र को एकीकृत करने वाले महान किन सम्राट कितने दबंग थे और कितने शक्तिशाली और असाधारण थे। उन कुछ अभिलेखों से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि महान किन सम्राट एक महिला थी। महान किन शाही महल के अंदर किन कियुन साधना कर रही थी। महामहिम टावर लॉर्ड बाओ ने एक पत्र भेजा है। नौकरानी अंदर आए और आदरपूर्वक बोली। किन कियुन ने भौहें चढ़ाईं। ब्लैक मून टावर का स्वर्ण स्तर का टावर लॉर्ड बाओ होंग्यान। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी नौकरानी के हाथ से पत्र ले लिया। उसने उसे खोला और अंदर देखा। उसका सुंदर चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी आंखों में अब अनिश्चितता का भाव दिखाई देने लगा। उसने नौकरानी को जाने का इशारा किया। किन कियुन ने चिट्ठी को कई बार पढ़ा और बेचैनी महसूस करते हुए अपने होंठ काटे। उसने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया? चू जुबान वाकई में सुंदर था और किन कियुन उससे मिलना भी चाहती थी।
हालांकि चू जुबान की भयानक ताकत के बारे में सोचते ही किन केयुन उससे मिलने का विचार हमेशा के लिए छोड़ देती थी। वह न तो कामुक थी और न ही चरित्रहीन। वह जानती थी कि उससे मिलने जाना अपने ऊपर खतरा मोल लेने जैसा होगा। महारानी होना काफी अच्छा था, तो उसे जाकर उसके सामने झुकने की क्या जरूरत थी। दरअसल वह नौकरानी भी बन सकती है। वह महान किन सम्राट नहीं थे। हालांकि किन केयुन ने चू जुबान के बुलावे को नजरअंदाज करने या मना करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा अगर वह खुद ग्रेट किन शाही महल में आ जाए। किन केयुन ने दांत पीसते हुए महारानी का चोला उतार दिया। उसने साधारण कपड़े पहने और अपने प्यारे और शर्मीले रूप में लौट आए। वह चुपचाप महल से निकलकर चू परिवार के क्षेत्र में चू जुबान को श्रद्धांजलि अर्पित करने चली गई। शर्मीले और घबराए हुए से दिखने वाले आज्ञाकारी किन केयुन को देखकर चू जुबान ने सीधे सीधे पूछा, महान किन सम्राट किन यंग, क्या वह पुरुष है या महिला। किन केयुन स्तब्ध रह गई। उसने उसे यहाँ सिर्फ यही सवाल पूछने के लिए बुलाया था। वह किन केयुन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, सर्वोच्च सम्राट एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। हालांकि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था, लेकिन इसकी पुष्टि सुनकर चू जुबान काफी हैरान रह गया। हे भगवान, केवल ये 2 शब्द ही उसके मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त थे। किन यंग एक पुरुष था, लेकिन अब उनका पुनर्जन्म एक महिला के रूप में हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें एक वीर भाव था। ... आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या पुनर्जन्म की प्रक्रिया के दौरान कोई दुर्घटना हुई थी, या किन यंग ने जानबूझकर एक महिला के रूप में पुनर्जन्म लिया था? यह शायद एक दुर्घटना थी। चू जुबान को नहीं पता था कि किन यंग को अपने पिछले जीवन की यादें वापस मिल गई थी या नहीं। अगर मिल गई थी तो उसे कैसा महसूस होता। चू जुबान के मन में यह दृश्य अपने आप उभरने लगा। किन यंग के पूर्व भाइयों ने असुर प्राचीन भूमि के खुलने पर उसमें वापस प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्होंने पाया कि उनका पूर्व बड़ा भाई एक वीर और अद्वितीय सुंदरी बन गया था। वह अनुभूति शायद अवर्णनीय होगी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होगी कि अगर उसके पूर्व भाइयों में से कोई किन यंग के प्यार में पड़ जाए। उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अगर वह इसके बारे में सोचता रहता तो उसकी कल्पना बेकाबू हो जाती। चू जुबान ने अपना सिर हिलाया और अपने मन से कुछ अप्रिय छवियों को हटा दिया। इस समय चू जुबान की किन यंग में रुचि बढ़ गई थी और वह राक्षसों के खिलाफ प्राचीन युद्ध की तुलना में दूसरे पक्ष में कहीं अधिक दिलचस्पी ले रहा था। किन केयुन हक्का बक्का रह गई। चू जुबान को क्या हो गया था? महान किन सम्राट के लिंग के बारे में पूछने के बाद वह इतना अजीब क्यों दिख रहा था? क्या और कुछ है? अगर नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। चू जुबान के चेहरे के भाव देखकर उसे बेचैनी महसूस हुई। किन केयुन बस जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती थी। चू जुबान ने गहरी सांस ली और अपने उलझे हुए विचारों को शांत करते हुए कहा, क्या आपने किन यंग की वापसी की तैयारी के लिए महान किन राजवंश को फिर से स्थापित किया था? क्या यह आपकी बैकअप योजना थी? किन केयुन ने अपना मुंह बंद कर लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चू जुबान ने प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण किया। किन केयुन का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा, फिर उसने अपने होंठ काटते हुए कहा, मैं सर्वोच्च सम्राट के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। एक राक्षसी पालतू जानवर के लिए तुम काफी वफादार हो। चू जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने किन केयुन के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई, नहीं उसने किन यंग की योजना के बारे में उसके द्वारा ज्ञात रहस्यों को प्राप्त करने के लिए उस पर कोई आत्मा की मुहर लगाई। चू जुबान का मानना था कि किन केयुन इस योजना में महज एक मोहरा थी। उसे ज्यादा जानकारी नहीं होगी और निश्चित रूप से उसे इस योजना में कोई अहम भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी गई होगी। मैं कोई राक्षसी पालतू जानवर नहीं हूं। मैं अब सर्वोच्च सम्राट का वंशज हूं। किन केयुन ने हठपूर्वक कहा। चू जुबान ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम वापस जा सकते हो। जब किन केयुन भविष्य में किन यंग को देखेगा तो उसे एहसास होगा कि उसके दिल में बसी शक्तिशाली सर्वोच्च सम्राट एक स्त्री में परिवर्तित हो चुकी है। वह सोचता है कि वह इसके बारे में क्या सोचेगी। असुर प्राचीन भूमि के आसपास की स्थिति और भी अधिक दिलचस्प होती जा रही थी। किन केयुन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और चू जुबान को कुछ और बार गुस्से से देखा। उसे नहीं पता था कि इस बार जाने के बाद वह उसे दोबारा कब देखेगी, इसलिए उसने उसे कुछ और बार देखा। जब सर्वोच्च सम्राट लौटेंगे तो वह निश्चित रूप से उनसे चू जुबान को पकड़ने और उसे अपना पति बनाने के लिए कहेंगी। वह सचमुच बहुत ही सुंदर था। किन केयुन के जाने के बाद चू जुबान ने बेसब्री से मायरीड हेवनली मिरर को सक्रिय किया और उसे किन यंग के शरीर पर छोड़े गए निशान से जोड़ दिया। इमेज प्रोजेक्शन में प्रदर्शित दृश्य अभी भी उसी चट्टान का था। किन यंग अभी भी पालथी मारकर बैठी थी। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी चमकदार आंखों में एक तीव्र चमक थी। एक आकृति उड़ती हुई आई और चट्टान पर उतर गई। जो व्यक्ति आया था उसने बर्फ जैसे सफेद वस्त्र पहने हुए थे और वह बेहद दिखावटी लग रहा था। उनकी साधना का स्तर सम्राट स्तर के 9वें स्तर तक पहुंच चुका था। उनकी उम्र पहले से ही 200 वर्ष से अधिक थी। इस उम्र में साधना जगत में उन्हें निश्चित रूप से अभी भी एक युवक ही माना जाता था। इसके अलावा उनकी कम उम्र और 9वें स्तर की सम्राट साधना का संयोजन ये दर्शाता है कि वे निस्संदेह एक असाधारण दिव्य वरदान थे। चचेरे भाई, मुझे वह प्रचंड लावा मिल गया है जिसकी तुम इतनी बेसब्री से तलाश कर रहे थे। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने एक छोटा सा जार निकाला और बोला। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसके इरादे का अंदाजा पहले ही लग गया था। हम, किन यंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बेहद खुश था। उसने घड़ा किन यंग के बगल में रखा और उसके पास बैठने की कोशिश की। एक तीखी निगाह उस पर पड़ी जो चाकू की तरह तेज थी। चचेरे भाई, तुम्हारे लिए यह प्रचंड लावा लाने के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। इसे पाने के लिए मैंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता हूं। सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने कामुक मुस्कान बिखेरी। चचेरे भाई, क्या तुम मेरे लिए मुस्कुरा सकते हो? मैं सिर्फ एक मुस्कान से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। जू युवान भाई, दफा हो जाओ। किन यंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हत्या का भाव साफ झलक रहा था।
झू युवानबाई ने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़ ली, उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। चचेरे भाई, तुम गुस्से में भी कितने आकर्षक लगते हो, तुमने मेरा दिल बहुत पिघला दिया है। हफ हफ। किन यंग इतना क्रोधित था कि मानो वह भड़क उठा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। झू युवानबाई की आंखें चौड़ी हो गई थीं, वह किन यंग के शानदार और सुडौल सीने को घूर रहा था। भाड़ में जाओ, किन यंग ने कोमल स्वर में चिल्लाया। उसके हाथ में एक विशाल भाला प्रकट हुआ जिसमें 10,000 टन की शक्ति थी और उसने पूरी ताकत से झू युवानबाई की ओर प्रहार किया। श्वा। झू युवानबाई की आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और देखते ही देखते वह 100 मीटर दूर जा चुका था। वह हड़बड़ी में भाग निकला। चचेरे भाई, गुस्से में तुम कितने आकर्षक लगते हो। किन यंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपना विशाल भाला चारों दिशाओं में घुमाया। चट्टान तुरंत ढह गई। काफी देर बाद आखिरकार किन यंग शांत हो गई। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने शरीर को देखा। निराशा से उसका दिल एक बार फिर टूट गया। मैं, किन यंग, 8 फुट लंबा आदमी, असल में एक महिला बन गया। कितना दयनीय, शर्मनाक और घृणित। 18 वर्ष की आयु में जब उनके पुनर्जन्मित शरीर को अपनी स्मृतियां वापस मिली, तब वे स्नान कर रहे थे। जब उनके हाथ उनकी ऊंची छाती पर पड़े तो वे भावनाओं से भर गए। उनकी योजना अंततः सफल हो गई थी और वे अंततः बच गए थे। जरा ठहरिए, उसकी भावनाओं में कुछ गड़बड़ थी। जब उसने नीचे देखा तो किन यंग की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मेरा मर्दाना शरीर कहाँ है? मैं औरत क्यों बनी? आखिर हुआ क्या? मेरा पुनर्जन्म एक स्त्री के शरीर में क्यों हुआ? उसने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन वास्तव में उसके मुंह से एक कोमल और तीखी चीख निकली। मेरी वह दहाड़, जो बिजली की तरह तेज और शक्तिशाली थी, कहाँ गई? क्या अब से वह सिर्फ चीख चिल्ला ही पाएगा? किन यंग मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था। उसे आत्महत्या करने का मन कर रहा था। उसके लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल बात यह स्वीकार करना था कि अगर उसके सभी पुराने भाई अभी भी जीवित हैं तो वह उनका सामना कैसे करेगा। अपने अंतिम क्षणों में उसने मानव राजा दाव हथियार का उपयोग करके लुओ परिवार में पुनर्जन्म लिया था। वह मानव राजा के परिवार की शक्ति का उपयोग करके इतना बलवान बनना चाहता था कि वह एक बार फिर उत्तरी क्षेत्र में वापस जाकर सभी गद्दारों और शत्रुओं को मार गिराए और अंततः अपना सिंहासन पुनः प्राप्त कर ले। जैसा उसने चाहा था, उसका पुनर्जन्म लुओ परिवार में हुआ था। हालांकि उनका पुनर्जन्म पुरुष के रूप में नहीं, बल्कि स्त्री के रूप में हुआ। वह लुओ परिवार के वर्तमान मुखिया की बेटी बनी। वह लुओ परिवार की प्रसिद्ध और अद्वितीय प्रतिभा की धनी थी और पूर्वी क्षेत्र की सबसे खूबसूरत शख्सियत भी थी। मैं एक असली मर्द हूँ। किन यंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ हुई है। वह स्त्री के रूप में पुनर्जन्म क्यों ले लिया? अपने पिछले जीवन की यादें वापस पाने के बाद किन यंग ने तब तक न बोलने का विकल्प चुना जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनना भी पसंद नहीं था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और उसकी तीखी आवाज सुनी, उसे लगा कि वह अपना सिर दीवार पर पटक दे और आत्महत्या कर ले। जैसे जैसे असुर प्राचीन भूमि के खुलने का दिन नजदीक आता गया, किन यंग को थोड़ा डर लगने लगा। वह अब शक्तिशाली महान किन सम्राट नहीं रहे थे। वह एक छोटी बच्ची बन गया था। वह उस समय के अपने भाइयों और दोस्तों का सामना कैसे करेगा? वह उस समय के अपने दुश्मनों का सामना कैसे करेगा? क्या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे इतना अपमानित करेंगे कि उसकी मौत हो जाएगी? उन्हें अतीत की अपनी दबंग दहाड़ की याद आ रही थी, जो लोगों के दिलों को कंपा देती थी। अब वह भी चिल्ला सकता था, लेकिन उसकी दहाड़ एक बिल्कुल अलग कारण से उनके दिलों को कंपा देगी। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किन यंग ने अपने हाथ में भाला पकड़ रखा था। उसकी आंखों में दुख झलक रहा था। उसने अपने होंठ कसकर सिकोड़ लिए। अगर संभव होता तो वह कभी नहीं बोलती। जब भी वह अपनी मधुर आवाज सुनती तो उसकी इच्छा होती कि वह आत्महत्या कर ले और फिर से जन्म ले। किन यंग ने झू युवानबाई द्वारा लाए गए प्रचंड लावा को उठाया और मन ही मन बुदबुदाई, मुझे एक शक्तिशाली शरीर शोधन तकनीक की आवश्यकता है। उस समय महान किन सम्राट के पास एक अद्वितीय सामंती शक्ति थी और उन्हें हराना असंभव था। उस समय उन्होंने अपने भाइयों के समूह का नेतृत्व करते हुए दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट किया था। पर अब वह एक कमजोर शरीर वाली महिला बन गया था, जिसे अपने पुराने मार्शल आर्ट तकनीकों की पूरी शक्ति का उपयोग करने में भी कठिनाई होती थी। लुओ परिवार बेहद शक्तिशाली था और उनके पास अनगिनत मार्शल तकनीकें थीं। उनके पास शक्तिशाली मार्शल तकनीकों की कमी नहीं थी और उनके वंशज उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली थे। हालांकि वह भी अपने पिछले जीवन की दबंग मार्शल तकनीकों का शौकीन था। इन शक्तिशाली और प्रभावशाली मार्शल तकनीकों का उपयोग करने के लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती थी। ... उसका वर्तमान शरीर कमजोर नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार उसकी रगों में मानव राजा का रक्त बह रहा था। बस इतना ही था कि वह अपने पिछले जीवन के शक्तिशाली शरीर की बराबरी नहीं कर सकता था। इस शरीर की प्रतिभा कहीं और केंद्रित थी और यह उस तरह की दबंग मार्शल तकनीकों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं था। आखिरकार अब वह एक महिला थी। किन यंग ने एक लंबी आह भरी। वह अपने नए शरीर को धीरे धीरे निखारने के लिए केवल प्रचंड लावा जैसे खजानों पर ही निर्भर रह सकता था। साथ ही उसे उन मार्शल तकनीकों को भी सीखना पड़ा जिनसे वह अपरिचित था। उसका शरीर उसके प्रशिक्षण का साथ नहीं दे पा रहा था और न ही वह अपने पिछले जीवन की शक्तिशाली मार्शल तकनीकों की पूरी ताकत दिखा पा रहा था। अंततः इसका असर उसकी समग्र युद्ध क्षमता पर पड़ा। सौभाग्यवश इस जीवन में उनकी प्रतिभा का स्तर कम नहीं था। वे मानव राजा के परिवार की सर्वोच्च तकनीकों का अभ्यास करके इस संबंध में अपनी कमजोरियों की भरपाई कर सकते थे। चू जुबान ने किन यंग को एक नजर देखा और तुरंत समझ गया कि उसे अपने पिछले जीवन की यादें वापस मिल चुकी हैं। प्रज्वलित लावा एक प्रकार का बेहद गर्म, अत्यंत विनाशकारी, दिव्य और सांसारिक खजाना था। इसका उपयोग आमतौर पर शरीर को तरोताजा करने के लिए किया जाता था। किन यंग को शायद लगा कि उसका वर्तमान शरीर बहुत कमजोर है और वह अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण पर निर्भर रहना चाहता था। अपने पिछले जीवन में उनका शरीर शारीरिक शक्ति के मामले में शायद अद्वितीय था। ये बात किन यंग द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार से भी देखी जा सकती थी, जो एक बड़ा भाला था।
चू जुबान हिचकिचाया। क्या उसे सामने आकर दूसरे पक्ष को धोखा देना चाहिए, या शायद उसे शिष्या के रूप में भी स्वीकार कर लें। हालांकि जब उसे याद आया कि किन यंग, ये नाजुक लेकिन आकर्षक अद्वितीय सुंदरता, वास्तव में एक स्त्री के शरीर में एक पुरुष की आत्मा थी, तो उसे घृणा महसूस हुई। उन्हें यह अजीब लगा। कुछ समय बाद किन यंग ने फिर एक लंबी आह भरी। वह मुड़ी और ढह चुकी चट्टान को छोड़कर लुओ परिवार के निवास स्थान पर लौट गई। पूर्वी क्षेत्र में नंबर 1 परिवार होने के नाते लुओ परिवार प्रसिद्ध था। पिछली पीढ़ियों में कई प्रतिभाशाली लोग थे और इस पीढ़ी में लुओ यंग किन यंग उनकी सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा थी। इतनी कम उम्र में ही वह सम्राट स्तर के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी युद्ध क्षमता अद्वितीय थी और भाला चलाने में वह अपने क्षेत्र के लोगों में बेजोड़ थी। हालांकि वह बहुत ही ठंडी, अलग थलग और शायद ही कभी किसी से बात करती थी। अपने कई चाहने वालों में से किसी में भी उसने जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि वह उन्हें सक्रिय रूप से ठुकरा देती थी। उन्हें आइस ब्यूटी लुओ यंग के नाम से जाना जाता था। एक समय की बात है, एक बड़े परिवार का प्रतिभाशाली युवक उस लड़की का लगातार पीछा करता रहा। उसने तो यहाँ तक कि बहुत सारा पैसा खर्च करके एक सम्मानित वरिष्ठ व्यक्ति को अपने साथ लुओ परिवार में बुलाया ताकि वह उससे शादी का प्रस्ताव रख सके। अंत में लुओ यंग ने अपना विशाल भाला उठाया और उस प्रतिभाशाली व्यक्ति का पूरे एक दिन और एक रात तक पीछा किया। उसने लगभग उसे मौत के घाट उतार ही दिया था। उस घटना के बाद कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने उससे शादी का प्रस्ताव रखने का साहस किया हो। उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लुओ परिवार का क्षेत्र चू परिवार के क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा था। प्राचीन दिखने वाला साधारण हॉल सजावटी संरचनाओं से घिरा हुआ था और उसकी कड़ी सुरक्षा की जाती थी। दरवाजे पर तैनात सभी पहरेदार सत्य क्षेत्र के साधक थे। अंधेरे में एक सम्राट स्तर का साधक भी छिपा हुआ था। मानव राजा के परिवार से यही उम्मीद थी। चू जुबान ने आह भरी। उनके पूर्वज अद्वितीय विशेषज्ञ थे जिन्होंने उस क्षेत्र में मानव जाति के उत्थान का नेतृत्व किया और उस पर शासन किया। या फिर उनके पूर्वजों ने उस समय स्थिति को पलटने में मदद की थी जब मानव जाति खतरे में थी, और फिर विदेशी जातियों को बाहर निकालने के लिए मानव जाति के उत्थान का नेतृत्व किया था। केवल ऐसे महान कारनामों वाले विशेषज्ञ ही मानव राजा कहलाने के योग्य थे। प्रत्येक मानव राजा को अद्वितीय विशेषज्ञ होना आवश्यक था, अन्यथा वे मानव जाति के उत्थान का नेतृत्व कैसे कर सकते थे और विदेशी जातियों के खिलाफ स्थिति को कैसे बदल सकते थे। किन यंग लुओ परिवार के पास लौट आए। रास्ते में सभी पहरेदारों और नौकरों ने उसे प्रणाम किया। नमस्कार, तीसरी मिस। इस जन्म में वह परिवार का तीसरा बच्चा था। पूरी यात्रा के दौरान किन यंग ने अपना चेहरा भावहीन बनाए रखा और कोई जवाब नहीं दिया। जब भी वह उन्हें तीसरी मिस कहकर पुकारते सुनता तो वह अपनी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच लेता। वह वापस लुओ कबीले के पैतृक निवास पर गया और सीधे उस छोटे से आंगन में लौट आया जहां वह रहता था। लुओ परिवार में वह अक्सर अकेला रहता था। अपने पिछले जीवन की यादें वापस पाने से पहले वह काफी मिलनसार था। ये बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि वह अब भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह एक महिला बन गया है। किन यंग को संदेह था कि इस जीवन में उसके स्त्री बनने का कारण मानव राजा के दाव हथियार से संबंधित था। ये दाव हथियार लुओ परिवार के मानव राजा द्वारा छोड़ा गया था। वैसे पिछले जन्म में उनका लुओ परिवार के मानव राजा से कुछ संबंध था। उस संबंध के बिना उसे मानव राजा का दाव हथियार प्राप्त नहीं होता। दाव का हथियार एक कंगन के रूप में था। इसे देखते ही कोई भी समझ सकता था कि यह स्पष्ट रूप से एक महिला का सामान था। यह संभवतः मानव राजा द्वारा किसी विशेष महिला को दिया गया उपहार था। जब वह अपने छोटे से आंगन में लौटा तो एक खूबसूरत महिला अपने चेहरे पर स्नेहपूर्ण भाव लिए हुए उसके पास आई। यंग ए, तुम पहले से ही अपने साथियों में सबसे मजबूत हो। खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। ज्यादा मेहनत करके अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं समझता हूं। किन यंग का चेहरा बेहद सख्त था। उसे अभी भी यह नहीं पता था कि इस जीवन में अपनी मां के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम एक लड़की हो। तुम शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक का अभ्यास क्यों कर रही हो? हमारे लुओ वंश के पास कई दिव्य तकनीकें हैं जो किसी भी साधारण शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ। अपनी मां की सलाह मानो और शरीर को मजबूत करने की उस तकनीक को छोड़ दो, ठीक है? मां लुओ ने कोमल भाव से सलाह दी। अतीत में उसकी यह बेटी बहुत आज्ञाकारी थी। उसका चरित्र भी अच्छा था और वह शरीर को मजबूत बनाने की तकनीकों का अभ्यास करने पर जोर नहीं देती थी। हालांकि वह अचानक बदल गई थी और ऐसी हो गई थी। अपनी बेटी के लिए उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, किन यंग ने दृढ़ता से कहा। यंग ए, तुम अपने शरीर को मजबूत बनाने पर इतना जोर क्यों देती हो? जब मां लू बोल रही थी तो उन्होंने किन यंग का हाथ अपने हाथ में खींच लिया और कहा, अपनी त्वचा देखो, अपना शरीर देखो। कितनी लड़कियां तुमसे ईर्ष्या करती होंगी। तुम अपने शरीर को इतना मजबूत बनाने पर क्यों तुली रहती हो? अगर इस प्रक्रिया में तुम्हारा शरीर खराब हो जाए तो क्या होगा? किन यंग का दिल लगभग टूट चुका था। मुझे ये कोमल सफेद त्वचा नहीं चाहिए। मुझे यह मनमोहक शरीर नहीं चाहिए। मैं एक दमदार आदमी बनना चाहता हूँ। धिक्कार है, ये तो बहुत निराशाजनक है। मालूओ ने उसे काफी देर तक ताने मारे, लेकिन किन यंग पूरी तरह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जीवन में अपनी मां से कैसे निपटना है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसकी जैविक मां थी जिसने उसे जन्म दिया और पाला पोसा। उसकी आत्मा तो अभी भी किन यंग ही थी, लेकिन उसका शरीर और वंश उसके माता पिता से ही आया था। मां, क्या आपको इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका पता है जिससे एक स्त्री को पुरुष में बदला जा सके? किन यंग ने अचानक पूछा। मालू स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए और भय स्पष्ट दिखाई देने लगा। यंग, मुझे डराओ मत। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों आया? तुम एक महिला हो, तुम पुरुष क्यों बनना चाहोगी? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पागल हो गए हो? मालू बहुत डरी हुई थी। कोई जल्दी आओ, एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई। मालकिन, जल्दी से परिवार के मुखिया को बुलाओ, जल्दी से बुजुर्गों को बुलाओ। यंग ए पागल हो गई होगी।
अपनी माँ के भयभीत चेहरे को देखकर किन यंग के होठों के कोने फड़कने लगे। माँ, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। क्या आपको यकीन है कि आप पागल नहीं हो गए हैं? आप पुरुष क्यों बनना चाहते हैं? माँ लुओ को हमेशा लगता था कि लुओ यंग में कुछ गड़बड़ है। किन यंग का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। मैं एक नंबर का दबंग आदमी था। मैं बस अपने पुराने दबंग रूप में वापस लौटना चाहता था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लुओ परिवार के मुखिया और बुजुर्ग किन यंग का हाल जानने के लिए दौड़ पड़े। वे भयभीत थे कि कहीं वह सचमुच पागल न हो गई हो। उसी समय किन यंग के पुरुष बनने की इच्छा का मामला अत्यंत गोपनीय रखा गया था और वहां मौजूद किसी को भी यह जानकारी लीक करने की अनुमति नहीं थी। सौभाग्य से ये बात केवल उन्हीं लोगों ने सुनी थी, इसलिए उन्हें खबर लीक होने का डर नहीं था। अंत में वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किन यंग के मन में ऐसा हास्यास्पद विचार आने का कारण निश्चित रूप से ये था कि उसका पुरुषों के साथ बहुत कम या बिल्कुल भी संपर्क नहीं था। ये सब इसलिए था क्योंकि उसे पुरुषों के शरीर में दिलचस्पी थी। आखिरकार किन यंग का पूरा ध्यान साधना पर ही केंद्रित था। इसी कारण माता लुओ ने किन यंग को विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर सिखाया। इसी वजह से उन्होंने किन यंग के छोटे से आंगन में कुछ सुंदर पुरुषों को भी तैनात किया। वे सभी यहाँ इसलिए थे ताकि वह पुरुषों के संपर्क में आ सके और उनसे परिचित हो सके। उसका चचेरा भाई जू युवानबाई उत्साह से वहां आया। किन यंग टूटने की कगार पर था। उसे अपने मुंह से निकली उस बात पर बहुत पछतावा हो रहा था। चू जुबान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ... एक महिला को पुरुष में बदलना। क्या लिंग परिवर्तन सर्जरी करना ठीक नहीं होगा? लेकिन तभी उसे याद आया कि यह साधना का संसार है। मार्शल आर्टिस्टों की साधना महान दाव से संबंधित है। एक कहावत है कि यिन और यांग का निर्धारण आकाश द्वारा होता है। इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह विपत्ति लाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि वह स्वयं को पुरुष में परिवर्तित कर लेती तो उसे महान दाव द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता। उस पर विपत्ति भी आ सकती थी और अंततः वह महान दाव को समझ नहीं पाती। आत्मा वास्तव में इच्छाशक्ति का संघनित शरीर है। तार्किक रूप से आत्मा का लिंग शरीर के लिंग के समान ही होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई स्त्री के रूप में जन्म लेता है, जब कोई अपनी आत्मा को संघनित करता है, तो उसके लिए यह सोचना असंभव हो जाता है कि वह स्त्री के बजाय पुरुष है। किन यंग एक अपवाद था। अपने पिछले जीवन में वह एक पुरुष था और उसकी आत्मा भी एक पुरुष की थी। हालांकि इस जीवन में उसका शरीर एक स्त्री का था। चू जुबान बहुत उत्सुक था। जन्म के समय जब उसने अपनी आत्मा को संघनित किया तो क्या वह पुरुष की आत्मा थी या स्त्री की आत्मा? दरअसल क्या यह हमेशा से ही मनुष्य की आत्मा की उस अवस्था में थी जो उसके पिछले जन्म में थी? किन यंग के रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उनका आत्मा का साधारण पुनर्जन्म नहीं बल्कि पूर्ण पुनर्जन्म हुआ है। यह एक सच्चा पुनर्जन्म था जिसमें उनकी आत्मा लुओ परिवार की वंश परंपरा के साथ विलीन हो गई थी। यदि जन्म के समय ही उसकी आत्मा लुओ यंग में प्रत्यारोपित कर दी गई होती तो वह निश्चित रूप से लुओ परिवार के विशेषज्ञों से इसे छिपा नहीं पाता। तो इस मामले में क्या वह पुरुष आत्मा थी या स्त्री आत्मा? क्या उनके पिछले जीवन की यादें और चेतना उन्हें वास्तविकता को नकारने के लिए प्रेरित कर रही थी? क्या उसने सचमुच एक स्त्री की आत्मा को संघनित किया था? इस बात की चू जुबान को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। चू जुबान ने असंख्य स्वर्गीय दर्पण को निष्क्रिय कर दिया। वह लंबे समय से किन यंग का अवलोकन कर रहा था, इसलिए उसने काफी आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी थी। उसने खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दी से कुछ गोलियां निगल लीं। इसके बाद के समय में चू जुबान ने अपना अधिकांश समय किन यंग का अवलोकन करने में बिताया। अब उसे ब्लैक मून टावर की जानकारी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सुशियान एयरको क्षेत्र में घटित होने वाली मामूली घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए भी फोन नहीं किया। किन यंग के दैनिक जीवन को देखने की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाएं अधिक रोचक कैसे हो सकती हैं? किन यंग एक बार फिर शरीर को मजबूत बनाने की साधना तकनीकों की खोज में लुओ परिवार के धर्मग्रंथ भंडार में गया। हालांकि उसे जो भी साधना तकनीकें मिली वे सभी सौम्य प्रकृति की थीं। ये सभी शरीर को मजबूत बनाने की साधना तकनीकें थीं जो महिलाओं के लिए उपयुक्त थीं। यदि वह इनका अभ्यास जारी रखता तो शारीरिक शक्ति बढ़ने के साथ साथ उसका रूप और भी आकर्षक हो जाता। इसके अलावा वे एक महिला के आकर्षण को उजागर करेंगे। उसे शरीर को मजबूत बनाने की एक भी क्रूर और हिंसक तकनीक नहीं मिली। किन यंग के चेहरे पर उदासी छा गई। जब से उन्हें पता चला कि उसका इरादा एक पुरुष बनने का है, तब से लुओ परिवार के मुखिया ने शरीर को मजबूत बनाने की उन सभी तकनीकों को छिपा दिया था जिनमें जंगली और हिंसक गुण थे। उन्होंने उन तकनीकों को ऐसी खेती तकनीकों से बदल दिया था जो विशेष रूप से महिलाओं के शरीर को मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई थी। उसने तो बाहरी दुनिया से कई तरह की साधना तकनीकें जैसे कि जल शरीर, अस्थिहीन सर्प शरीर आदि इकट्ठा करने के लिए काफी प्रयास भी किए थे। किन यंग अपने निवास के प्रांगण में लौट आया। वह बूढ़ा कुत्ता जू युवानबाई पहले ही उसे परेशान करने के लिए आ चुका था। चचेरे भाई, ये लो बर्फ जैसा साफ ज़ैड मिल्क। शरीर को तरोताजा करने में इसका चमत्कारी प्रभाव होता है। यह आपकी त्वचा को कोमल और गोरा भी बनाता है और एक मनमोहक सुगंध बिखेरता है। किन यंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह इतना क्रोधित था कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। अरे यार, धिक्कार है। मुझे गोरी त्वचा या मनमोहक सुगंध नहीं चाहिए। मैं उग्र, दबंग और अडिग बनना चाहती हूँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। किन यंग दहाड़ उठी। चचेरे भाई, इतना गुस्सा मत करो। इससे सचमुच तुम्हारी त्वचा गोरी और खूबसूरत हो सकती है। जू युवानबाई की निगाहें किन यंग पर टिकी हुई थीं। उन्होंने भावुक होकर कहा, चचेरी बहन, गुस्से में तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। किन यंग गुस्से से आग बबूला था। वह इस कमीने जू युवानबाई से सबसे ज्यादा नफरत करता था। अगर वह उसे हरा सकता तो वह अपने भाले के एक ही वार से उसे मार डालता। चचेरे भाई, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जू युवानबाई ने स्नेहपूर्वक पूछा। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, चचेरे भाई, तो बच्चे का उपनाम तुम्हारा होगा और मैं भी अपना उपनाम बदलकर तुम्हारा रख लूंगा। बस तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ। चू जुबान अवाक रह गई। ये जू युवानबाई तो सीधे साधे लोगों का बादशाह था, है ना? किन यंग इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया।
उसका कोमल शरीर कांपने लगा और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। झू युवानबाई की आंखें जितनी चौड़ी हो सकती थी उतनी चौड़ी हो गईं और वह किन यंग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए पलकें भी नहीं झपका रहे थे। उफ, बस मर ही जाओ। उसने भाला उठाया और झू युवानबाई पर भयंकर हमला किया। ये बहुत निराशाजनक था। मैं किन यंग 8 फीट लंबा और विशालकाय पुरुष हूँ। मैं उस समय असाधारण रूप से शक्तिशाली था, लेकिन अब मैं वास्तव में एक नाजुक महिला हूँ। पहले जब मैं अपना मुंह खोलता था तो मेरी दहाड़ें और चीखें मेरे दुश्मनों को डरा देती थी, लेकिन अब मुझे अपना मुंह खोलने और बोलने से भी डर लगता है। वह बहुत उदास था। उसे डर था कि एक दिन वह सचमुच एक महिला की तरह महसूस करेगा और एक पुरुष से प्यार कर बैठेगा। इस दृश्य की कल्पना करते ही किन यंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अपने भाले को लहराते हुए वह झू युवानबाई का पीछा करते हुए लुओ परिवार के क्षेत्र से बाहर तक चला गया। किन यंग सचमुच गुस्से से पागल होने की हद तक पहुंच गई थी। उस कमीने ने सच में उससे कबूल करने की हिम्मत कर ली। मैं भी एक पुरुष हूँ। चू जुबान इस दृश्य को बड़े चाव से देख रही थी। किन यंग झू युवानबाई का पीछा करना बंद नहीं कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह दूसरे पक्ष को मार न डाले। जैसे ही उसने असंख्य स्वर्गीय दर्पण को निष्क्रिय किया, चू जुबान गहरी सोच में डूब गया। किन यंग का शक्तिशाली शरीर संवर्धन तकनीक खोजने का जुनून उसे याद दिला रहा था कि उसने शरीर संवर्धन के महत्व को नजरअंदाज कर दिया था। चू जुबान का शरीर स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत था और उसे अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जानबूझकर कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वह शरीर को मजबूत बनाने की कई तकनीकों को पहले से ही समझ चुका था। शारीरिक शक्ति के मामले में उसी स्तर का कोई भी व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। हालांकि चू जुबान अपने 2 शिष्यों डिंग यू और वांग लुओ के बारे में सोच रहा था। उन दोनों के अनुकूल साधना तकनीकें पहले ही उन दोनों को सिखा दी गई थी, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा और क्षमता को पूरी तरह से प्रदर्शित करने का मौका मिला। उन्होंने उन्हें आत्मा संवर्धन की तकनीक भी सिखाई थी। केवल शरीर को मजबूत बनाने की साधना तकनीक की कमी थी। उनके शिष्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें हर पहलू में मजबूत होना था। शारीरिक शक्ति के मामले में वे कैसे कमजोर हो सकते थे? हालांकि ये बात सू शियान एयर पर लागू नहीं होती थी। उनका ग्रैंड मून मिस्टिक बॉडी पहले से ही असाधारण था। ग्रैंड मून इमॉर्टल स्पेल का अभ्यास करने के बाद उनकी शारीरिक शक्ति निश्चित रूप से उसी स्तर के लोगों में शीर्ष पर होगी। इसलिए उसे शरीर को मजबूत बनाने की तकनीकें विशेष रूप से सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चू जुबान ने अपने पास मौजूद शरीर को मजबूत करने की तकनीकों को देखा और 2 ऐसी तकनीकें पाईं जो डिंग यू और वांग लुओ के लिए उपयुक्त थीं। फिर उसने वांग लुओ और डिंग यू को बुलाया। डिंग यू सत्य के क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी, जबकि वांग लू शून्य के क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। वे दोनों कई वर्षों से पॉकेट साइज में खेती कर रहे थे। मालिक, आज मैं आप दोनों को शरीर को तरोताजा करने की तकनीक सिखाऊंगा। डिंग यू और वांग लू सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे। वे अक्सर सोचते थे कि शारीरिक शक्ति को छोड़ दें तो उनके बराबर का कोई मिलना मुश्किल है। आखिरकार उन्होंने जो कृषि तकनीकें विकसित की वे सभी असाधारण थीं। अब यदि वे अपने गुरु द्वारा सिखाई जाने वाली शरीर को मजबूत बनाने की तकनीकों का अभ्यास करते हैं तो उनके शरीर कितने भयावह रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे। ये संभव था कि शारीरिक शक्ति संवर्धन में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञ भी उनसे मुकाबला नहीं कर पाते। वे दोनों आदरपूर्वक घुटने टेक कर बैठ गए। धन्यवाद गुरुजी। महोदय, मेरा क्या होगा? सू शियान ने चिंता से पूछा। आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपका ग्रैंड मून मिस्टिक बॉडी पहले से ही काफी असाधारण है। इसके अलावा क्या आप एक मांसल सुंदरी बनना चाहती हैं? चू जुबान ने उसकी ओर एक नजर डाली। तो फिर इसे भूल जाओ। जैसे ही सू शियान एयर ने खुद को एक विशालकाय मांसल महिला साध्वी के रूप में कल्पना की, वह कांप उठी और थरथरा गई। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चू जुबान ने अपनी उंगली से इशारा किया और डिंग यू के दिमाग में शरीर को मजबूत करने की तकनीक का संचार किया। मैंने तुम्हें आकाश तलवार शरीर की तकनीक सिखाई है जो तुम्हारी प्रतिभा और योग्यता के बिल्कुल अनुरूप है। जब तुम इस तकनीक में महारत हासिल कर लोगे तो तुम्हारा शरीर विशाल तलवार शक्ति से भर जाएगा और दिव्य तकनीकें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। गुरु, आपका धन्यवाद। डिंग यू ने 3 बार सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उनके गुरु ने उन्हें जो तकनीक सिखाई थी वह वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। जब कोई इस तकनीक में सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर लेता है तो दैवीय तकनीकें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहां तक कि अगर वह बिना पलटवार किए वहीं खड़ा रहे तब भी दूसरा पक्ष उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। यह बहुत शक्तिशाली था। डिंग यू पहले जितना अज्ञानी नहीं रहा था। वांग लुओ से बातचीत के बाद अब वह जान गया था कि बाहरी दुनिया में अनगिनत विशेषज्ञ मौजूद हैं। दक्षिणी क्षेत्र इस विशाल महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। दिव्य लोक 9 क्षेत्रों और 50 प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान था। इसके अलावा दिव्य लोक के विशेषज्ञों का उल्लेख केवल किंवदंतियों में ही मिलता था। अधिकांश लोगों की जानकारी के अनुसार स्वर्ग लोक के विशेषज्ञ महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञ थे। केवल स्वर्ग लोक के विशेषज्ञों वाली सेनाओं को ही महाशक्ति माना जाता था। आखिरकार दिव्य लोक तो केवल किंवदंतियों में ही अस्तित्व में था और लगभग अप्राप्य प्रतीत होता था। ... चू जुबान ने फिर से अपनी उंगली से इशारा किया और वांग लुओ को एक और शरीर परिष्करण तकनीक प्रदान की। मैंने तुम्हें 9 चरणों वाली शरीर संरक्षण तकनीक सिखाई है। 9 मिलकर 1 हो जाते हैं और शरीर 9 बार रूपांतरित होगा। जब तुम सफल हो जाओगे तो दिव्य हथियार तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। गुरु, आपका धन्यवाद। वांग लुओ ने 3 बार सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। चू जुबान द्वारा उन्हें सिखाई गई शारीरिक शक्ति बढ़ाने की तकनीकें उनकी व्यक्तिगत प्रतिभाओं पर आधारित थीं। शरीर को मजबूत बनाने की ये सभी तकनीकें प्रणाली द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार थे। उनमें से प्रत्येक असाधारण था। आप अपनी खेती में सहायता के लिए गोलियों को भी परिष्कृत कर सकते हैं। हाँ मास्टर, पॉकेट डायमेंशन में अनगिनत संसाधन थे और जिस चीज की उसमें सबसे कम कमी थी वह थी गोली बनाने की सामग्री। वांग लुओ की दवा बनाने की वर्तमान दक्षता पहले जैसी नहीं रही थी।
उसने अभूतपूर्व प्रगति की थी। अपनी औषधि नसों को पुनः जोड़ने से पहले ही रसायन शास्त्र के प्रति उनका ज्ञान बहुत उच्च स्तर का था। बस उनके शरीर की खामियों के कारण वे अपनी प्रतिभा और ज्ञान का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब जब उसका शरीर स्वस्थ हो चुका था और उसने दिव्य शून्य अग्नि को परिष्कृत कर लिया था, तो वह पानी में मछली की तरह सहज हो गया था। वह सहजता से आध्यात्मिक गोलियां बना सकता था और उनमें से प्रत्येक उच्च गुणवत्ता की होती थी। रसायन विद्या में वांग लुओ की प्रतिभा चू युन से कहीं अधिक थी, जो कि स्वाभाविक था। आखिरकार वह जन्म से ही गोली के आकार की नसों के साथ पैदा हुआ था। रसायन विद्या के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। उन दोनों को शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक सिखाने के बाद उन्होंने उन दोनों को साधना जारी रखने के लिए भेज दिया। चू जुआन ने किन यंग को लगातार देखा। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे किन यंग को शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक सिखानी चाहिए या नहीं। उसके पास शरीर को मजबूत बनाने की एक बेहद क्रूर तकनीक थी, जिसकी किन यंग को बहुत चाह थी। यदि वह इसे विकसित करने में सफल हो जाता है, तो किन यंग एक बलशाली सुंदरी में बदल सकती है। चू जुआन को किन यंग के वीर रूप की कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सुंदरता और शरीर की उभरी हुई मांसपेशियां मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती थीं। उसका स्त्री शरीर और पुरुष आत्मा ही लोगों को असहज करने के लिए काफी थे। अगर उसमें उभरी हुई मांसपेशियां भी जोड़ दी जाएं, तो बात बस। चू जुआन इस बात पर विचार कर रहा था कि अगर वह किन यंग को शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक सिखाता है तो उसे क्या लाभ मिल सकते हैं। क्या व्यवस्था उसे पुरस्कृत करेगी? संभावना कम है। हालांकि अगर वह किसी खूबसूरत सुगठित महिला को पालता पोसता, तो इस बात की संभावना थी कि व्यवस्था उसे इस अनूठी उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करेगी। विचार करने योग्य दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये था, अगर किन यंग उसे शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक सिखाता, तो वह उसे क्या दे सकता था। क्या चू जुआन उसे अपना शिष्य बना लेगा? बिल्कुल नहीं। वह उस तरह का शिष्य नहीं था जैसा वह चाहता था। क्या वह ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए करेगा, ताकि वह लुओ परिवार के प्रतिरोध के बीच किन यंग को उभरते हुए देख सके? चू जुआन को लगा कि उसे कुछ समय तक किन यंग पर नजर रखनी चाहिए। कम से कम उसे यह पता लगाना ही था कि असुर प्राचीन भूमि में हुए युद्ध के दौरान क्या हुआ था। ये सोचते हुए चू जुआन ने अपनी दृष्टि विश्व शुद्धिकरण करने वाले चमकदार पैगोडा की ओर डाली। मोतुओ अभी पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुआ था, लेकिन वह जल्द ही परिवर्तित होने वाला था। राक्षस जाति का ये शीर्ष विशेषज्ञ उस समय के युद्ध में भाग ले चुका था, इसलिए उसे इसके बारे में काफी कुछ रहस्य पता होने चाहिए, है ना? मोतुओ के रूपांतरण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब मोतुओ अपने चरम पर था, तब वह बहुत शक्तिशाली था। यद्यपि उसकी आत्मा कमजोर हो चुकी थी, फिर भी उसकी इच्छाशक्ति प्रबल थी, जिसके कारण वह अब तक टिका रहा। चू जुआन ने उसे पैगोडा के दूसरे तल पर फेंकने के बारे में सोचा, लेकिन जल्दी ही उसने यह विचार छोड़ दिया। दूसरे स्तर की शक्ति कुछ ज्यादा ही प्रबल थी। उसे चिंता थी कि मोतुओ की आत्मा इसे सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। अगर उसका शरीर होता, तो चू जुआन उसे तुरंत दूसरे स्तर पर फेंक देता। किन यंग 3 दिनों से झू युवानबाई का पीछा कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी मृत्यु तक चैन से नहीं बैठेगा। झू युवानबाई डर गई थी। उसे वास्तव में किन यंग द्वारा मारे जाने का डर नहीं था, बल्कि इस बात का डर था कि वह सचमुच बहुत गुस्से में लग रही थी। यह एक अभूतपूर्व अनुभूति थी। उसे डर था कि किन यंग भविष्य में उसे नजरअंदाज कर देगी, उससे मिलना बंद कर देगी और उसके उपहार स्वीकार करना बंद कर देगी। अगर वह अपने चचेरे भाई को नहीं देख पाता, तो उसे लगता कि जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। चचेरे भाई, मैं गलत था। ये सब मेरी गलती है। अब मेरा पीछा मत करो चचेरे भाई। मैं तुम्हारे लिए शरीर को तरोताजा करने की तकनीक ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? चचेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए शरीर को मजबूत और तरोताजा करने की एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली तकनीक जरूर ढूंढूंगा। किन यंग ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। ठीक है, ये तो तुम्हारे ही शब्द थे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो भविष्य में कभी मेरे सामने मत आना। बिल्कुल चचेरे भाई, मैं अपने वचन पर खरा उतरूंगा। झू युवानबाई ने वादा किया था। झू युवानबाई को जाते हुए देखकर किन यंग ने आकाश की ओर देखा और एक लंबी आह भरी। कितने उदास हैं मैं, किन यंग, गिर गई हूँ। शरीर को निखारने की तकनीक के लिए मुझे वास्तव में किसी को मोहित करने के लिए अपनी सुंदरता पर निर्भर रहना पड़ा। किन यंग लुओ परिवार के क्षेत्र में वापस नहीं लौटी। लुओ परिवार के इलाके में रहना उसे असहज महसूस करा रहा था। जब नौकर आपस में मिलते थे, तो वे युवकों और युवतियों के बारे में बातें करते थे, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता था। जहां तक मदर लुओ की बात है, वह समय समय पर उससे महिलाओं के मामलों के बारे में बात करने आती थी, क्योंकि उसे डर था कि वह अभी भी एक पुरुष बनने के विचार से ग्रस्त है। किन यंग ने जल्द से जल्द साधना करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक शांत जगह खोजने की योजना बनाई। दक्षिणी क्षेत्र का असुर प्राचीन भूभाग जल्द ही खुल जाएगा। उस भीषण युद्ध के कारण युद्ध क्षेत्र एक स्थानिक दरार में समा गया था। दक्षिणी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बहाल होते ही युद्ध क्षेत्र पुनः प्रकट हो जाएगा। ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत सस्ती है। हेयरड्रेसर कट्स टीन्स हेयर एंड फाइंड्स दिस इनसाइड। उस समय के लोग भी संभवतः एक एक करके फिर से प्रकट होंगे। असुरों की प्राचीन भूमि में स्थित वस्तुओं को किसी भी कीमत पर उनके शत्रुओं के हाथों में नहीं पड़ने दिया जा सकता था। अपने पिछले जीवन में वह उनकी साजिश को विफल नहीं कर सका था, लेकिन वह इस जीवन में ऐसा कर सकता है। अचानक काले कपड़े पहने 2 आकृतियां प्रकट हुईं। दोनों सम्राट स्तर के 5वें पायदान पर थे। किन यंग ने भौहें चढ़ाकर उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह यथासंभव चुप रहने की पूरी कोशिश करता था। अपने पिछले जीवन में वह अपने शत्रुओं को डराने के लिए दहाड़ना पसंद करता था। इसी कारण से उसने विशेष रूप से दहाड़ने की तकनीक का अभ्यास किया था। हालांकि इस जीवन में उसे अब और दहाड़ना पसंद नहीं था। उसकी दहाड़ें कोमल चीखों में तब्दील हो गईं। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। काले वस्त्रधारी व्यक्तियों ने भी एक शब्द नहीं कहा। अपनी तलवारें लहराते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्तियों ने अपने सम्राट क्षेत्र को सक्रिय किया और किन यंग की ओर धावा बोल दिया। किन यंग ने भाला ऊपर उठाया।
अपनी शक्ति को सक्रिय करते ही उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। बूम! उसने भाला आगे बढ़ाया और अपने साथियों के समर्थन से काले वस्त्रधारी पुरुषों के हमले को विफल कर दिया। उनकी भौहों पर बल पड़े। ये लोग कौन थे जो उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या वे उस समय से ही उनके दुश्मन थे? नहीं, किसी को नहीं पता था कि उनका पुनर्जन्म लुओ परिवार में हुआ है। तो क्या वे लुओ परिवार के दुश्मन थे? पूर्वी क्षेत्र में लुओ परिवार प्रसिद्ध था और उसका रुतबा बहुत ऊंचा था। कौन सी ताकत लुओ परिवार के सीधे वंशज की हत्या करने की हिम्मत करेगी? उन्होंने किसी को नाराज तो नहीं किया था, है ना? उसे केवल एक ही बात याद थी कि उसने उस व्यक्ति को नाराज किया था जो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था और जिसे उसने तब तक पीटा था जब तक कि वह अपने माता पिता को पुकारते हुए रोने नहीं लगा। हालांकि दूसरे पक्ष का गुट कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा वह गुट अभी भी लुओ परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए था, इसलिए इस हमले के पीछे उनके होने की संभावना बहुत कम थी। अन्यथा यदि उनका पर्दाफाश हो गया तो उनका पूरा गुट ही नष्ट हो जाएगा। मानव राजा के परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों की हत्या करना एक घोर अपराध था। मानव जाति इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे ही किन यंग ने इस स्थिति का विश्लेषण किया, भाले के हमले रुके नहीं और वे अपने विरोधियों की ओर बेरहमी से बढ़ते रहे। यद्यपि वह दूसरे पक्ष से 2 छोटे राज्यों से कमजोर था, फिर भी वह नुकसान में नहीं था। अपने प्रभुत्व के बल पर किए गए उनके भले से हमले अतुलनीय रूप से अत्याचारी थे। चू जुबान लड़ाई देख रहा था और आह भरे बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि किन यंग उस शारीरिक शक्तिवर्धन तकनीक के लिए बहुत उपयुक्त है। उसकी युद्ध शैली से स्पष्ट था कि किन यंग एक अद्वितीय उग्र और निडर व्यक्ति था। इसके अलावा उसकी क्षेत्रीय शक्ति का उपयोग करने का तरीका अत्यंत उच्च स्तर का था। किन यंग की डोमेन शक्ति का उपयोग एक साधारण सम्राट स्तर के विशेषज्ञ की समझ से परे था। यह बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गया था, यहां तक कि यह साधारण सर्वोच्च स्तर के विशेषज्ञों की समझ से भी परे था। उसकी प्रभुत्व शक्ति को वास्तव में अलग अलग भागों में बांटा जा सकता था। इसका एक भाग भाले से जुड़ा था जबकि दूसरा भाग हमले से जुड़ा था। यह एक साधारण सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ से अलग था, जो अपने शरीर को केंद्र के रूप में उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र की शक्ति का विस्तार करते हुए शत्रु को घेर लेते थे या अपने शत्रु की क्षेत्र शक्ति का प्रतिरोध करते थे। किन यंग का साम्राज्य विभाजित और बिखरा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद यह अधिक प्रभावी और शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसकी डोमेन शक्ति से परिपूर्ण एक ही प्रहार प्रतिद्वंद्वी की डोमेन ऊर्जा को भेदने में सक्षम होगा, जिससे उनकी सुरक्षा में एक खामी उत्पन्न हो जाएगी। चू जुबान ने युद्ध को होते हुए देखा और डोमेन शक्ति की एक नई समझ प्राप्त की। तो डोमेन पावर का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, उनमें युद्ध का अनुभव कम था। किन यंग धीरे धीरे दुश्मन को दबा रहा था। पूरी लड़ाई के दौरान उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। काले वस्त्र पहने हुए लोग भी चुप थे। कभी कभार वे एक दूसरे को इशारों में देखते थे। ये स्पष्ट था कि वे चिंतित थे। उन्हें किन यंग के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। 2 छोटे राज्यों से अधिक शक्तिशाली होने का लाभ होने के बावजूद और उनकी संख्या 2 होने के बावजूद किन यंग ही वह थी जिसने युद्ध में उन्हें दबा दिया। किन यंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अब तक लुओ परिवार के दाव रक्षकों का कोई संकेत नहीं मिला था। क्या उनकी परीक्षा ली जा रही थी या उन्हें किसी ने बहला फुसलाकर कहीं ले जाया था? वह यहाँ और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। किन यंग का भाला आकाश से नीचे की ओर आया और उसके चारों ओर का क्षेत्र अचानक संकुचित हो गया। एक विशाल पर्वत की तरह वह भाले के साथ ही नीचे गिर पड़ा। बूम! काले वस्त्र पहने दोनों व्यक्तियों ने हड़बड़ी में बचाव किया। हालांकि किन यंग का भाला चलता रहा और उसका हर वार पिछले वार पर जुड़ता चला गया। लगातार 3 हमलों के बाद काले कपड़े पहने हुए लोग हमले की हिंसक शक्ति का सामना नहीं कर सके और उनकी सत्ता के पतन के संकेत दिखने लगे। उनके मुंह के कोनों से खून रिस रहा था। किन यंग की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसकी हिंसक आभा और भी तीव्र हो गई क्योंकि वह अपने भाले से लगातार बेरहमी से हमला करता रहा। जैसे जैसे उसने हमला किया, उसकी साम्राज्य शक्ति मजबूत होती गई, धीरे धीरे एक भाले के आकार में परिवर्तित होती गई और नीचे की ओर प्रहार करने लगी। पुची! काले कपड़े पहने हुए लोगों ने मुंह से खून थूका और पीछे की ओर गिर पड़े। इसके तुरंत बाद किन यंग के और भी हिंसक हमले हुए। अगर यह हमला सफल रहा तो काले कपड़े पहने हुए लोग बुरी तरह घायल हो जाएंगे, यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। ठीक इसी क्षण अचानक एक ठंडी रोशनी की किरण चमक उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अचानक कहीं से प्रकट हुआ हो और किन यंग की पीठ को निशाना बना रहा हो। हम्फ! किन यंग खतरे के सामने भी नहीं घबराया। उसने ठंडी सांस ली और एक हाथ में भाला लेकर वार करता रहा। उसने दूसरे हाथ की मुट्ठी लहराई और अपनी ओर बढ़ती ठंडी रोशनी की ओर प्रहार किया। जब उसने प्रहार किया तो उसकी गुलाबी मुट्ठी सुनहरी हो गई। डिंग! हमले को नाकाम कर दिया गया। हालांकि जल्द ही चारों ओर से और भी हमले शुरू हो गए। किन यंग को खतरे का गहरा एहसास हुआ। अब उसे उन दोनों काले वस्त्रधारी व्यक्तियों को मारने की परवाह नहीं थी। उसने अपना भाला पीछे खींचा और उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर फैल गया। इसी क्षण अचानक उसके पीछे ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। ये बहुत ही करीबी मामला था। किन यंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी कमर घुमाई और जितनी जल्दी हो सके चकमा दिया, लेकिन वह एक कदम पीछे रह गया। फाड़ना! उसकी पसलियों के नीचे के कपड़े फटे हुए थे और उसकी गोरी त्वचा पर खून का एक निशान दिखाई दे रहा था। किन यंग क्रोधित हो उठा। उसकी आभा उग्र हो गई और एक हिंसक आभा चारों दिशाओं में फैल गई। वह अपनी सबसे दबंग तकनीक का इस्तेमाल करने ही वाला था। फिर वह अचानक रुक गया और उसकी आभा का बढ़ना बंद हो गया। किन यंग को बेहद दुख हुआ। अब वह एक महिला बन चुका था। अपने पिछले जीवन में जब भी वह इस तकनीक का इस्तेमाल करता था, उसके कपड़े और कवच टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और वह अनगिनत हमलों से बचाव के लिए पूरी तरह से अपने शक्तिशाली शरीर पर निर्भर रहता था। लेकिन अब वह एक महिला थी। नग्न अवस्था में लड़ना उसके लिए असंभव था। उसके पास दबंगई दिखाने की एक शक्तिशाली तकनीक थी, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सका। गलती हो गई। उसे लुओ परिवार के खजाने से एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक कवच लेकर पहन लेना चाहिए था, ताकि तकनीक का उपयोग करते समय उसका शरीर उजागर न हो।
किन यंग अब पूरी तरह से घिरी हुई थी। काले वस्त्र पहने 4 व्यक्ति, जिनके हाथों में पतली लंबी तलवारें थीं, उसकी ओर बढ़ रहे थे। काले कपड़े पहने जिन 2 लोगों ने पहले हमला किया था और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, वे पहले ही अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए भाग चुके थे। किन यंग ने इन 4 काले वस्त्रधारी पुरुषों पर ठंडी नजर डाली। उनकी आकृतियां मायावी प्रतीत हो रही थीं, मानो वे किसी भी समय गायब होकर छिप सकते हों। हत्यारे ये ऐसे किसान थे जो हत्या की तकनीकों में माहिर थे। उनमें से प्रत्येक सम्राट क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने किन यंग के लिए ये जाल बड़ी सावधानी से बिछाया हो। किन यंग ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि क्या इस मामले का झू युवानबाई से कोई संबंध है। हालांकि जब उन्होंने झू युवानबाई के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उनके पिछले जीवन की यादें वापस आने से पहले के कार्य भी शामिल थे, तो उन्हें यकीन हो गया कि झू युवानबाई में कुछ भी गलत नहीं था। इसके अलावा झू युवानबाई के पास उसकी हत्या करने का कोई कारण नहीं था। या फिर क्या उसने जानबूझकर यह जाल बिछाया था ताकि वह संकट में फंसी युवती को बचाने वाला नायक बन सके। इस संभावना के बारे में सोचते ही किन यंग का मिजाज बिगड़ गया। मुझे उम्मीद है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, अगर नहीं तो मैं तुम्हें जल्द ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किन यंग ने दांत पीस लिए। काले कपड़े पहने हुए पुरुषों की आकृतियां धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। किन यंग ने ठंडी सांस ली। अपने पिछले जीवन में सत्ता में आने के दौरान वह अनगिनत हत्या के प्रयासों से बच चुका था। वह अनगिनत बार इससे भी अधिक खतरनाक परिस्थितियों में फंस चुका था। किन यंग को छिपने में माहिर हत्यारों से निपटने का बहुत अनुभव था। जैसे ही हत्यारे छिपने वाले थे, किन यंग ने झपट्टा मारा और उनमें से एक हत्यारे पर हमला कर दिया। उसके भाले ने हमलावर पर जोरदार प्रहार किया। डिंग! हत्यारे के हाथ में मौजूद पतली तलवार ने वार को मोड़ दिया और उसका शरीर गायब हो गया। किन यंग के हमला करते ही बाकी 3 लोग छिप गए। छोटी मोटी शरारतें। किन यंग ने ठंडी सांस ली। क्या इस तरह खुद को छिपाना कोई बड़ी बात थी? उस समय जब वह सत्ता में आया था, उसे अनगिनत हत्याओं का सामना करना पड़ा था। वह खुद को छिपाने में भी माहिर था। दरअसल वह इस काम में अधिकांश हथियारों से कहीं बेहतर था। उसने एक बार इसका इस्तेमाल करके कई हथियारों को मार गिराया था। विशालकाय एनाकोंडा का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। देखें। कैमरे में कैद अजीबोगरीब स्थितियों में सेलेब्स। किन यंग लगातार आगे बढ़ता रहा। उसका भाला चारों दिशाओं में घूमता रहा। भले ही वह दुश्मन को देख नहीं पा रहा था, फिर भी उसने हमला जारी रखा। बूम! धुआं और धूल हर तरफ फैल गई। पेड़ धूल में तब्दील हो गए और उसके नीचे की जमीन फट गई। धुएं और धूल के बीच किन यंग की आकृति भी गायब हो गई। उसके पास वाकई कुछ तरकीबें हैं। चू जुबान छवि प्रक्षेपण पर टकटकी लगाए बैठा था। उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। चाहे वह किन यंग हो या हत्यारे, उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता था। दिव्य सुनहरी आंखें किन यंग की प्रसिद्धि का एक ठोस कारण था। अत्यंत अल्प समय में ही उन्होंने अनुकूल स्थिति का पता लगा लिया, अपनी छवि को छुपा लिया और अपने प्रभाव को नियंत्रित कर लिया। वह खुद को छिपाने में उन 4 हथियारों से भी बेहतर था। अब सवाल सिर्फ इस बात पर था कि कौन ज्यादा धैर्यवान है। सामान्य तौर पर हत्यारे अधिक धैर्यवान होते थे, खासकर तब जब वे फायदे में होते थे। हालांकि किन यंग कोई साधारण सम्राट स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। वह लुओ परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था। मामला जितना लंबा खींचता, उनके लिए उतना ही नुकसानदेह होता। लुओ परिवार के विशेषज्ञों के आते ही हत्यारे निश्चित रूप से मारे जाएंगे और हत्या का प्रयास विफल हो जाएगा। धैर्य के मामले में चू जुबान को लगा कि किन यंग श्रेष्ठ थी। आखिरकार वह समृद्ध अनुभव वाला एक बुरा दिग्गज था। अपने पिछले जीवन में जब वह सत्ता में आया था, तब उसने संभवतः इस तरह के अनगिनत खतरों का सामना किया होगा। जैसा कि उम्मीद थी, हत्यारे खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से एक ने जानबूझकर एक खामी उजागर की ताकि किन यंग को कोई कदम उठाने के लिए उकसाया जा सके। हालांकि किन यंग एक अनुभवी व्यक्ति थी। वह इन चालों से कैसे मूर्ख बन सकता था। उसने खुद को रोक लिया और कोई हरकत नहीं की। अंत में 4 हत्यारों ने खुद को प्रकट किया और एक दूसरे को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि किन यंग आसपास कहीं छिपी नहीं थी, बल्कि उसने भागने के लिए किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया हो? यह बहुत संभव था। हत्या का प्रयास विफल हो गया था। जैसे ही हत्यारे जाने वाले थे, किन यंग ने अपना दांव खेला। उसने अपना बड़ा भाला उन पर घुमाया। इस हमले को किन यंग की वर्तमान पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व कहा जा सकता है। बूम! जिस हत्यारे पर हमला हुआ, उसे बचाव करने का समय भी नहीं मिला और भाले से उसकी हत्या कर दी गई। किन यंग के पहले हमले के सफल होने के बाद उसका दूसरा हमला दूसरे हत्यारे की ओर बढ़ा। बूम! उसने विरोधी पक्ष को करारा प्रहार किया। विरोधी पक्ष को छिपने का मौका न देते हुए वह झपटा और एक और हमला कर दिया। बूम! आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किन यंग ने आक्रामक ढंग से जवाबी हमला किया और दोनों हत्यारों के शवों को नष्ट कर दिया। केवल उनकी आत्मा ही बच पाए और वह भी बुरी तरह घायल अवस्था में। अन्य 2 हत्यारे भाग निकले। अपने अचानक हमले में सफल होने के बाद किन यंग भी तुरंत वहां से निकल गया। स्थिति स्पष्ट नहीं थी और वह खतरे में पड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। चू जुबान ने आह भरी। एक पुनर्जन्मित पुराने राक्षस से जैसी उम्मीद थी, उसके तरीके शानदार और निर्मम थे। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों हत्यारे अपनी जान बचाकर भाग गए हैं, लेकिन वास्तव में किन यंग ने पहले ही एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके दूसरे पक्ष की आत्माओं की आभा का पता लगा लिया था। इसका उद्देश्य उनका पता लगाना था। वह ये पता लगाने की योजना बना रहा था कि ये हत्यारे कहां से आए थे। किन यंग को उस तकनीक का उपयोग करने में जिस कुशलता से महारत हासिल थी, उसे देखकर यह संभावना थी कि उसने अतीत में भी इसका कई बार उपयोग किया होगा। उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र को लगभग एकजुट करने वाला एक चरित्र वास्तव में सरल नहीं था। किन यंग पर हुए जानलेवा हमले से लुओ परिवार में आक्रोश फैल गया। पूर्वी क्षेत्र का मध्य भाग उथल पुथल में डूब गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि इस घटना का असर पूरे पूर्वी क्षेत्र पर पड़ेगा। यह पहली बार था जब चू जुबान ने किसी मानव राजा के परिवार की ताकत देखी।
लुओ परिवार ने न केवल अपने विशेषज्ञों को भेजा बल्कि मध्य क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियों को मानव राजा के परिवार से एक पत्र मिला और उन्होंने भी तुरंत अपने विशेषज्ञों को भेज दिया। किन यंग ने आत्माओं पर लागू की गई आभा अनुरेखण तकनीक का उपयोग करते हुए लुओ कबीले के विशेषज्ञों को हत्यारे के ठिकाने तक पहुंचाया। उन्होंने उस स्थान की आगे जांच की। झू युवानबाई नाराज थी। वह हत्यारों का हर जगह पीछा करता रहा। वह इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालने और किन यंग का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। पूर्वी क्षेत्र के मध्य भाग में एक तूफान मंडरा रहा था और स्वर्गलोक के विशेषज्ञों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। मानव राजा के परिवार की शक्ति एक बार फिर प्रकट हुई। अपनी अत्याचारी और शक्तिशाली ताकत से उन्होंने स्वर्गलोक के एक विशेषज्ञ को मार डाला। हालांकि वे अभी भी मुख्य साजिशकर्ता का पता लगाने में असमर्थ रहे और केवल उस हत्यारे संगठन को ही नष्ट कर पाए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि किन यंग को निशाना क्यों बनाया गया था। चू जुबान को अंततः समझ आ गया कि किन यंग ने लुओ परिवार में पुनर्जन्म क्यों लिया था। इतना ही नहीं, ये केवल आत्मा के पुनर्जन्म का मामला नहीं था। उसने स्वयं पुनर्जन्म लिया और लुओ परिवार की रक्तरेखा को अपने भीतर समाहित कर लिया। वह मानव राजा के परिवार को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करके विकास करना चाहता था और अंततः उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में विजयी होकर लौटना चाहता था। मानव राजा के परिवार की प्रबल शक्ति और समर्थन के साथ किन यंग वास्तव में अपने दुश्मनों को हराने और बदला लेने में सक्षम हो सकता है। मानव राजा के परिवार की शक्ति को देखकर चू जुबान का उत्साह फिर से जागृत हो गया। छठे स्तर के सर्वोच्च क्षेत्र के साधक के रूप में अपनी वर्तमान शक्ति के बावजूद वह अभी भी बहुत कमजोर था। यदि वह स्वर्गलोक में भी पहुंच जाता तो भी यह कोई गर्व करने लायक बात नहीं होती। अंततः स्वर्गलोक के ऊपर पौराणिक दिव्य लोक था। चू जुबान द्वारा विकसित साधना तकनीक दिव्य क्षेत्र से भी आगे थी, जिसका अर्थ था कि दिव्य क्षेत्र से भी ऊपर एक और शक्तिशाली क्षेत्र मौजूद था। 9 क्षेत्रों और 50 प्रदेशों में से वीरान प्राचीन क्षेत्र ही एकमात्र रहस्य से भरा क्षेत्र था। संभवतः दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और उनसे ऊपर के सभी लोग वीरान प्राचीन क्षेत्र में ही थे। इसके अलावा लुओ परिवार एकमात्र मानव राजा परिवार नहीं था। इसके अलावा ये तो केवल मानव जाति की शक्तिशाली ताकतों को ध्यान में रखते हुए कहा गया था। अन्य शक्तिशाली जातियों के पास भी अपनी अपनी महाशक्तियां होंगी, जैसे कि दानव जाति। हत्या के प्रयास के बाद किन यंग मुख्य रूप से लुओ परिवार के क्षेत्र में ही घूमता रहा। वह सबसे ज्यादा उसी चट्टान पर जाया करता था। ढह चुकी चट्टान की मरम्मत पहले ही कर दी गई थी। झू युवानबाई ने ही उस चट्टान का जीर्णोद्धार किया था। किन यंग किसी अधिपति या अत्याचारी से संबंधित शरीर को मजबूत करने की तकनीक की तलाश में था। झू युवानबाई द्वारा उसके लिए खोजी गई शरीर को मजबूत करने की तकनीक में अभी भी वह दबदबा दिखाने वाला प्रभाव नहीं था जिसकी उसे आवश्यकता थी। मजबूत शारीरिक बनावट के बिना वह अपने पिछले जीवन की अधिपति तकनीक का सामना नहीं कर सका। उनका पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन उन्हें अपने पिछले जीवन का अधिपति शरीर विरासत में नहीं मिला था, इसलिए वे इस तकनीक का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ थे। चू जुबान भी उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि वह अभी भी अनिश्चित था कि किन यंग से कैसे निपटा जाए। महान किन सम्राट एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कभी दक्षिणी क्षेत्र को एकजुट किया था। हालांकि वही व्यक्ति अब एक वीर और सुंदर महिला बन चुके थे। जब चू जुबान को पता चला कि वह अंदर से एक पुरुष है, तो उसे उसके खूबसूरत चेहरे और पुरुष आत्मा के बीच का विरोधाभास काफी अजीब लगा। चू जुबान ने अभी तक फैसला नहीं किया था, क्या उसे नाम का शिष्य बनाने के लिए छल करना चाहिए या सिर्फ एक नौकर के रूप में काम करने के लिए। उसे छल कपट से नौकर बनाने की कोशिश करना उसकी पिछली उपलब्धियों का अपमान प्रतीत होता था। हालांकि उनके अधीन इस तरह के नाम मात्र के अजीबोगरीब शिष्य का होना भी काफी विचित्र लगेगा। किन यंग के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये तय करने से पहले चू जुबान उसे शरीर को मजबूत बनाने की कला नहीं सिखाएगा। चू जुबान भी मोतुओं की रूपांतरण प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह किन यंग के चरित्र को बेहतर ढंग से समझ सके। आखिरकार मोतुओ भी किन यंग की ही पीढ़ी का एक विशेषज्ञ था। वह दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली दानव जाति का एक विशेषज्ञ था, इसलिए संभवतः वह महान किन सम्राट के बारे में कुछ हद तक जानता था। 1 महीने बाद डिंग यू और वांग लू 30 साल से अधिक समय से पॉकेट डायमेंशन में साधना कर रहे थे। उनकी ताकत में काफी वृद्धि हो गई थी। उनके शरीर को मजबूत बनाने के अभ्यास में भी काफी सुधार हुआ था। वांग लुओ ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। सू शियान एर की शक्ति भी सत्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई थी और वह सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रक्रिया में थी। चू जुबान ने उन्हें पॉकेट डायमेंशन में सम्राट स्तर तक पहुंचने देने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार ये सिर्फ एक पॉकेट डायमेंशन ही तो था। वे अभी भी उसके भीतर छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए वास्तविक दुनिया में एक बड़े क्षेत्र में प्रवेश करना बेहतर होगा। चू जुबान ने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में एक विशेष क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को सीधे दरकिनार कर दिया और इसके बजाय महान दाव के नियमों को विशेष क्षेत्र में निर्देशित किया। उन्होंने अपनी आत्मा का उपयोग महान दाव का मार्गदर्शन करने के लिए किया, जिससे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष विशेष क्षेत्र में नियम परिपूर्ण हो गए। तब वे ब्रह्मांडीय क्षेत्र में महान दाव के नियमों के साथ सीधे संवाद करने और सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। की प्रैक्टिसेस टू कल्टिवेट जॉय इन योर रिलेशनशिप। दुनिया का सबसे बड़ा सांप, इसका साइज जानकर पसीने छूट जाएंगे। केवल चू जुबान के पास ही स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को दरकिनार करने और महान दाव के नियमों के साथ सीधे संवाद करने और उनसे आगे निकलने की क्षमता थी। महान दाव के नियमों को समझकर सम्राट स्तर तक पहुंचना निस्संदेह बेहतर था। जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ता गया, उनके लिए महान दाव को समझना आसान होता गया। उनके क्षेत्रों की शक्ति भी स्वाभाविक रूप से अधिक होगी। सू शियान एर को अभी भी सफलता हासिल करने के लिए कुछ समय चाहिए था और वह सही अवसर के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। डिंग यू पहले से ही सत्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। वांग लुओ ने भी सत्य क्षेत्र के पहले स्तर में कदम रख दिया था। आखिरकार वे 30 से अधिक वर्षों से पॉकेट आयाम में साधना कर रहे थे और दोनों ही सर्वोच्च श्रेणी के स्वर्ग के आशीर्वाद प्राप्त थे, इसलिए उनकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से तेज होगी।
यदि वे लगातार अपनी नींव को मजबूत करने और शरीर को निखारने में काफी समय व्यतीत न करते तो उनकी साधना की गति और भी तेज होती। एक असाधारण प्रतिभा का मानदंड 100 साल का सम्राट काल था। इन 100 वर्षों में से अधिकांश समय सम्राट बनने की अवस्था से ठीक पहले अटके रहने में व्यतीत हुआ। साधक निरंतर साधना का संचय करते रहे और साथ ही साथ आगे बढ़ने के अवसर की तलाश में लगे रहे। आमतौर पर प्रतिभाशाली लोग 20 से 30 वर्षों में सत्य के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। शेष समय सम्राट स्तर तक पहुंचने की तैयारी में व्यतीत होता है। दक्षिणी क्षेत्र बंजर था और यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अपूर्ण थे, इसलिए इस क्षेत्र में साधना धीमी थी। अतीत में 100 वर्ष के सत्य स्तर को प्राप्त करना दक्षिणी क्षेत्र में एक उच्च कोटि की प्रतिभा माना जाता था। अब जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के नियम धीरे धीरे बहाल हो रहे थे, यहाँ मौजूद सभी लोगों की साधना की गति भी बढ़ रही थी। चू जुबान ने यह भी देखा कि जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, साधकों के लिए नियमों को समझना और विभिन्न स्तरों को पार करना आसान होता गया। ब्लैक मून टॉवर से मिली जानकारी से पहले ही यह संकेत मिल चुका था कि दक्षिणी क्षेत्र के साधकों की शक्ति बढ़ रही है। ये बात विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए सच थी। उनकी योग्यता बेहतर थी, उनकी साधना की गति तेज थी और उनके लिए विभिन्न स्तरों को पार करना आसान था। सुशियान एर अपनी नींव मजबूत कर रही थी और सफलता पाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए उसे चू जुबान के लिए जानकारी व्यवस्थित करने और उसे जानकारी देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा चू जुबान ने अपना अधिकांश ध्यान केन्यंग पर केंद्रित कर रखा था, इसलिए उसे दक्षिण प्रांत के आसपास की घटनाओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। केन्यंग अत्यंत परिश्रम से साधना कर रही थी, इसलिए आजकल देखने लायक कुछ खास नहीं था। चू जुबान उब गया था, इसलिए उसने ब्लैक मून टॉवर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों वाला एक दस्तावेज उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। बाईशेंग पर्वत के प्राचीन खंडहर जल्द ही खुलने वाले हैं। बाईशेंग पर्वत एक प्राचीन शक्ति है। इस पर स्वर्ग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का शासन था, लेकिन युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और संप्रदाय एक स्थानिक दरार में फंस गया। ये जानकारी दक्षिणी क्षेत्र में हाल ही में सामने आए एक प्राचीन खंडहर के बारे में थी। बाईशेंग पर्वत के प्राचीन खंडहर। राक्षसों के साथ युद्ध के बाद कभी शक्तिशाली रहा यह संप्रदाय एक स्थानिक दरार में फंस गया और इसकी विरासत खो गई। अब जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के नियम धीरे धीरे बहाल हो रहे थे, बाईशेंग पर्वत संप्रदाय के प्राचीन खंडहर प्रकट होने लगे थे।